अभी डोर बंद कर दो। रोहन, डोर बंद कर दो, पीछे बंद कर दो बस। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई सेड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई सेड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं, आओ आओ नहीं चाहिए मेरे को। गुड मॉर्निंग का आंसर गुड मॉर्निंग बस। कल हमने सिर्फ मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग डिस्कस किया था। वी स्टार्टेड विद मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ यू ऑल रिमेंबर, दैट्स आवर Indian GAAP. For a lot of private entities, we will say it's accounting standards plus schedule 3. For listed companies, we will say it is Ind AS plus schedule 3. बात किया था हमने इसके बारे में। बिकॉज ऑफ इंड एस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक चीज और ऐड हो गया है, उसका नाम क्या है? SOCE, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। So we have balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, notes to accounts and SOC. फिर सर हमको एक चीज समझ में आया, that पूरे ऑडिट के डिस्कशन के अंदर the audit word here means financial statement audit. Which audit? Financial statement audit. इसके लिए दो वर्ड्स और दिए थे आपको. You can also use the word external audit और statutory audit. ये हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था? सर मतलब ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, बट आवर फोकस इज गोइंग टू बी ओनली ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। थोड़ा बहुत डिस्कशन इंटरनल ऑडिट पे होगा बाद में, थोड़ा बहुत डिस्कशन टैक्स ऑडिट पे होगा बाद में, बट हमारा प्राइमरी फोकस जो रहेगा, जो आपका मेजर सिलेबस है, दैट इज आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। मतलब इसके अंदर ना सिर्फ नॉर्मल कंपनीज का ऑडिट नहीं आएगा, up to some extent जो हमारे other entities हैं, I also told you yesterday, audit of a cinema hall, audit of a cooperative society, banking company का audit हो गया, insurance वगैरह फाइनल में आता है, NBFC का audit वगैरह फाइनल में आता है, इंटर लेवल तक इट्स अबाउट बैंक ऑडिट, कोऑपरेटिव एंड अदर बिजनेसेस जो होते हैं हमारे, इट कैन बी अ हॉस्पिटल, इट कैन बी अ क्लब, इट कैन बी अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के ऑडिट्स भी आपके सिलेबस में कवर्ड है। बट हमारा जो पहले प्राइमा फेशियल डिस्कशन रहेगा ना, वो एक अज्यूम कीजिए नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट का हम बात करेंगे। कौन से वाले ऑडिट का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट का। इसके लिए हमने कल एक डेफिनेशन लिखा था। आई वॉन्ट एवरीवन टू गो बैक टू योर नोटबुक्स, आई वॉन्ट यू टू रीड द डेफिनेशन वंस and let's be clear about it, that it is an independent examination of financial information. That is why we are saying this audit is nothing but my financial statement audit. और सर external क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्ड है independent. वर्ड क्या है? Independent. That means this person should not be entity's employee. कंपनी का एम्प्लॉय एक्सटर्नल नहीं हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा, इसीलिए वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। कौन सा ऑडिटर नहीं बन सकता है? एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकता है। दैट इज व्हाई व्हेन वी से इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, मतलब एक अनबायस्ड, फ्री फ्रॉम एनी कंपनीज इन्फ्लुएंस वाला इंसान को हायर करना चाहिए ऑडिट करने के लिए। सर ये हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी डूइंग दिस? वी आर डूइंग दिस ऑडिटिंग फॉर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके लिए यूजर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि आपको बताया था मैंने कल, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स कैन नॉट रिलाई डायरेक्टली ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, बिकॉज उन्हें हमेशा डाउट रहेगा, व्हाट इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फेयर, व्हाट इफ there is some manipulation in the financial statements. Ideally we need a third person who is a professional person जो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा और उसके बाद में उस पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। क्या एक्सप्रेस करेगा? ओपिनियन। इसीलिए आपने डेफिनेशन में देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट था लास्ट लाइन, विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हम ये पूरा ऑडिट का एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेट। अब सर यहां से हमने आगे डिस्कशन शुरू करने का है। यस्टरडे इन द एंड वी टॉक्ड अबाउट कि नॉर्मल एक ऑडिट में स्टेप्स क्या क्या होते हैं। कुछ 5 स्टेप्स मैंने आपको लिखाए थे, याद है क्या? ऐसा आपको दिखाया था क्या? 5 स्टेप्स आपको मैंने क्या क्या स्टेप लिखाया था? बोलो।
अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, कि भाई कंपनी का बिजनेस अगर नहीं समझता है, इंडस्ट्री नहीं समझता है, तो हमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज हमने क्या डिस्कस किया था यार, एंगेजमेंट टर्म्स अग्री होने चाहिए, उसके बाद में ही आप आगे बढ़ोगे। याद है इसके लिए बताया था एक वर्ड एंगेजमेंट लेटर करके रहता है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड द क्लाइंट। हु विल प्रिपेयर द लेटर, लेटर में कंटेंट क्या क्या आएगा, आगे डिस्कशन होगा। देन विल देयर बी अ प्लानिंग ऑफ ऑडिट, यस। वो कैसे होगा, वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल। उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन होगा, देन रिपोर्टिंग पार्ट विल कम। आज यहीं से हमारा डिस्कशन थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने आपको कल बोला था दैट हमारे पास इन टोटल, जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया था, 36 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स थे, एंड आई टोल्ड यू आउट ऑफ देम सम आर नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। यू रिमेंबर दैट? अभी के लिए ना दिमाग में, अगले कुछ दिनों के लिए मेरे लिए क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं है वो छोड़ दो, उस पर फोकस ही मत करो। फोकस क्या करो, देयर आर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं ऑडिट कैसे करना चाहिए, बताते हैं ऑडिट कैसे करना चाहिए। सो इन्होंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कैसे डिवाइड किया है, देयर इज अ सीरीज। इन्होंने बोला है 200 सीरीज, 300, 4, 5, 6, 7, 800 भी है। अब हर सीरीज में ना स्टैंडर्ड्स है, जैसे 200 सीरीज में पहला स्टैंडर्ड 200 ही है, देन वी हैव 210, 220 एंड सो ऑन। 230 भी है, 240 भी है। फिर कहीं कहीं ऐसा होगा 600 में 600 है, 610 है, 620 है, 601 कुछ भी नहीं है। 700 के आगे नेक्स्ट जो है वो 701 है। मतलब ऐसा नंबरिंग में रैंडम किया हुआ है। तुम बोलोगे यार ऐसा क्यों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो बढ़िया था, 1 2 3 4 ऐसा सीक्वेंस था पूरा का पूरा। सही बात है कि नहीं है? देखो इधर लॉजिक ये है, इन्होंने ना ये जो सीरीज है ना, इसको एक लॉजिक के अंदर बाइफरकेट किया है। कैसे? 200 सीरीज जो है ना पूरा का पूरा ये, दिस इज अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑडिट। मतलब यहां पर ना एक ऑडिटर का नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑडिट के अंदर देयर इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंटेशन। वो क्या होता है, फ्रॉड के रिगार्डिंग इन जनरल ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मतलब ना ये प्लानिंग वाला पार्ट नहीं है। 200 इज सर्टेन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स जो आपके लिए इंट्रोड्यूस करता है। 300 सीरीज जो है वो पूरा का पूरा प्लानिंग के ऊपर है। इसके ऊपर है, प्लानिंग के ऊपर। ये जो 400, 500, 600 है, ये तीनों का तीनों एग्जीक्यूशन के ऊपर है। 700 जो है ये पूरा का पूरा रिपोर्टिंग के ऊपर है। मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड्स को भी बाइफरकेट किया कैटेगरीज के अंदर। मतलब रिपोर्टिंग रिलेटेड सारे स्टैंडर्ड्स कहां पे आएंगे, 700 में। हो सकता है ना रिपोर्ट्स के अंदर कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स आएंगे, चेंजेस आएंगे जो उनको नए स्टैंडर्ड्स के थ्रू लेके आने पड़ सकते हैं, तो उनके पास में स्कोप रहना चाहिए ना नए स्टैंडर्ड्स को इंसर्ट करने का। तो उन्होंने इन जनरल एक रेंज लेकर के स्टैंडर्ड्स बना दिए। 700 पहला बनाया, फिर बनाया 705, बाद में रिसेंटली एक नया स्टैंडर्ड आया तो उन्होंने उसको 701 दे दिया, बिकॉज दैट शुड हैव अ पोजीशन इन बिटवीन 700 एंड 705। तो उन्होंने उसको ओपन एंडेड छोड़ा है ताकि वो नई चीजों को टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस कैटेगरी में। तो रिपोर्टिंग रिलेटेड सब कुछ 700 में आएगा, एग्जीक्यूशन रिलेटेड सब कुछ कहां पर आएगा, 4 5 6। ये 4 5 6 का भी बाइफरकेशन है। मतलब अगर मेरे को एज अ ऑडिटर किसी थर्ड पर्सन का हेल्प लेने का ऑडिट करने के लिए, मतलब ऑडिटर को भी एक्सपर्ट का जरूरत पड़ सकता है ना यार, वो 600 में आएगा। मतलब उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से बाइफरकेशन किया। जहां पर भी आप एक थर्ड पार्टी का हेल्प ले रहे हो वो किधर चले जाएगा, 600 में चले जाएगा। किधर चले जाएगा? पॉइंट क्या है, अभी उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ एक चीज समझते हैं। बाइफरकेशन जो सीरीज का है ना, एक लॉजिकल बेसिस पे। प्लानिंग जो है सब कुछ कहां पर आएगा, 300। एक बात सोचो, तुमको मैंने कुछ स्टेप्स लिखा के दिए थे कल, वहां पर पहले 2 स्टेप छोड़ दो, वो मैंने लिखवाए हैं आपको। रियल लाइफ में लोग बोलते हैं ऑडिट के 3 स्टेप हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। कितने स्टेप होते हैं? 3। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। पर मेरे हिसाब से प्लानिंग के पहले ऊपर का 2 चीज होना ही चाहिए। अरे यार अगर एंगेजमेंट हमसे एक्सेप्ट नहीं किया तो प्लानिंग कैसे होगा? उसके पहले अगर मैंने सोचा ही नहीं मेरे को एक क्लाइंट लेना है या नहीं लेना है, तो एंगेजमेंट टर्म्स कैसे एक्सेप्ट होगा? बात समझ में आया क्या? तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 5 पॉइंट लिखवाया है। इन जनरल डरो मत, एग्जाम में स्टेप्स इन ऑडिटिंग नहीं पूछते हैं, एग्जाम में डेफिनेशन ऑफ ऑडिट नहीं पूछते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल हो गया है। मैं बहुत ही धीरे धीरे शुरू कर रहा हूं बिकॉज आपके लिए ये पूरा नया दुनिया है।
एक लेवल ऐसा आएगा जहां मैं बाउंसर्स मारना शुरू करूंगा और तुमको समझ में भी आ जाएगा, बाय दैट टाइम तुम एक्चुअली केपेबल बन भी जाओगे। एंड मतलब बाउंसर्स ऐसा नहीं, लिटरली चैलेंज क्या रहेगा, आई विल आस्क यू टू रीड फर्स्ट, फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर तुम बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दोगे। मतलब कुछ लोग सही आंसर देंगे, कुछ लोग गलत देंगे, दैट्स फाइन। देन वी विल टॉक अबाउट हाउ एक्चुअली आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए। बिकॉज देखो, आज जो स्टैंडर्ड्स है वो मैं पढ़ा दूंगा आपको, उसका बेसिक नॉलेज मैं वापस से बता रहा हूं, बेसिक नॉलेज मेरे को अभी भी लगता है जेन्युइनली आप जब क्वालिफाई करने के बाद काम करने के लिए जाएंगे, आपको ये स्टैंडर्ड्स अपने पास हैंडी रखने पड़ेंगे। आपको बेयर एसेस को रेफर करते रहना पड़ेगा। ऐसे बहुत सिचुएशंस आएंगे जो शायद हम एक क्लासरूम में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। विल ट्राई टू डिस्कस लॉट ऑफ एग्जांपल्स बट नॉट ऑल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। मतलब इसीलिए मैं बस आपको इतना केपेबल बना सकता है कि यहां से तुम्हारा बेस इतना स्ट्रांग है, इसके बाद कोई नया स्टैंडर्ड भी आया या एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड भी खुद से पढ़ने का है, you will be capable enough to understand what it says. I hope you are understanding my point. तो मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव बस वही है। हाँ, एग्जाम के लिए तो आप टेंशन ही मतलब वो सब हो जाएगा, उसका टेंशन छोड़ देना। तो अभी के लिए हमने स्टेप्स में लिखा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। लॉजिकली देखो 300 से अगर शुरुआत करते हैं, किसके ऊपर है ये, प्लानिंग के ऊपर है क्या, नेक्स्ट सीरीज कहां पर आ रहा है, एग्जीक्यूशन पे आ रहा है क्या पूरा का पूरा, और लास्ट सीरीज किसके ऊपर आ रहा है, रिपोर्टिंग के ऊपर आ रहा है क्या। 800 आपके सिलेबस में नहीं है, भूल जाओ। 800 फाइनल के सिलेबस में भी नहीं है, भूल जाओ। हाँ, निकाल दिया, निकाल दिया, फाइनल के लिए भी निकाल दिया। और नहीं नहीं, नो इनपुट्स रिक्वायर्ड, फाइनल के लिए भी निकाल दिया। मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उल्टा सोचो ना यार, जितना तुमको पढ़ाया है, मतलब एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आइडियली जब यहां से ऊपर जाएगा, उसको आगे का पता होना चाहिए। यू कांट से नहीं नहीं सिलेबस में नहीं, इसलिए मेरे को नहीं पता। There is no syllabus concept once you qualify. Understand that. I hope you are understanding my point. Finally, किसी ने तो वॉइस रेस किया ऐसा मेरे को लगता है। अब उन्होंने क्या किया मालूम है क्या, इंटरमीडिएट में इंट्रोडक्शन लेके आया, वापस आ गया। समझ रहे क्या मेरा बात। बट इस बार सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मतलब डिटेल में नहीं है। ऑनेस्टली उन्होंने सिर्फ एक पेज लिखा है, एंड सिर्फ इतने स्टैंडर्ड नहीं है बेटा, ये तो एसेज हैं, बहुत स्टैंडर्ड्स हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड इज SAEs, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, SRS रिलेटेड सर्विसेज, SREs रिव्यू एंगेजमेंट्स। सर हमारे सिलेबस में है क्या, इंट्रोडक्शन एक पेज में उन्होंने बस उनको लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से मैं आपको उनका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग दूंगा। जब सिलेबस में नहीं था तब भी मैं लास्ट डे डिस्कस करता था, अब है तब भी उतना ही डिस्कस करूंगा। दैट विल कवर मेजॉरिटी ऑफ व्हाट ICI वांट्स फ्रॉम यू टिल फाइनल लेवल। डोंट वरी अबाउट, इज दिस क्लियर टू यू। मतलब अभी हमारा फोकस किधर रहेगा, पूरा का पूरा सबको बोल जाओ कहां तक रहेगा सर, 700 तक रहेगा। कहां तक रहेगा, 700 तक। अब लॉजिकली हमने शुरुआत कहां से करना चाहिए, 200 से शुरू करना चाहिए। मतलब पहले बेसिक्स, फिर रिपोर्टिंग। अरे हाँ है ना, देखो मेरा बात सुनो वापस से प्लीज। थोड़ा बेसिक पढ़ाऊंगा बट रिपोर्टिंग एंड व्हाई, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। मैं जब भी कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, 600 पढ़ाऊंगा, 500, 400, 300, इनमें जो भी स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, हर स्टैंडर्ड में लास्ट में एक बात लिखी होगी, अगर ऐसा नहीं होता है या ऐसा होता है, इसका इंपैक्ट अपने ऑडिट रिपोर्ट पे कंसीडर करो। क्या बोलेगा, इसका इंपैक्ट अपने ऑडिट रिपोर्ट पे। और तेरे को ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं मालूम है, मतलब फॉर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 2 months यू विल कीप थिंकिंग देयर विल बी सम इंपैक्ट, एंड देन वन फाइन डे आई कांट टेल यू whatever you studied, this is the impact. Please understand, it is not possible. हर स्टैंडर्ड अलग डायरेक्शन में लेके जाता है, बट अल्टीमेटली मेरे को एक बात बता, तूने करना क्या है, रिपोर्ट बना के देने का है। अरे यार बॉटम लाइन क्या है ये मेरे को पता होना चाहिए, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो रिपोर्ट से शुरू करने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है, तेरे को ये पता होना चाहिए दैट एज अ ऑडिटर मेरा मेन काम क्या होता है। जब मैं इंडिविजुअली हर स्टैंडर्ड पढ़ूंगा, हर जगह मुझे मेरे रिपोर्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इफ यू हैव दैट, ट्रस्ट मी, मैं तुमको 5 दिन बाद में हर स्टैंडर्ड पे लेके जब जाऊंगा, तो मेरे को लास्ट में बोलोगे हाँ तुमने सही किया, इसका इंपैक्ट लास्ट में रिपोर्ट पे आता है। और वो तुमको स्टैंडर्ड का अंडरस्टैंडिंग भी इसी वजह से आएगा बिकॉज तुम्हें रिपोर्ट मालूम है। मैं क्लियरली बोलता हूं इस चीज को।
और ये कोई मैं आज पढ़ाने का स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं डे 1 से ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मेरे को लगता है आदमी को पहले रिपोर्ट आना चाहिए, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तेरे को रिपोर्ट में सब कुछ जबरदस्ती आना चाहिए। कुछ चीजें रहेगी जो नहीं आएगी, मैं खुद बोलूंगा इग्नोर दिस राइट नाउ, गो अहेड, वी विल कम बैक हियर एंड आई विल कम बैक टू ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर once I'm done with everything. I will come back to audit report chapter just to tell you that whatever you have learned over a period of next 30-35 days, now it will make more sense to you. So don't worry about that. पहले ही disclaimer दे रहा हूं. Is that clear to you? पक्का? शुरुआत करें। और थोड़ा स्टार्टिंग में यार अभी डेफिनेशन खेलते रहेंगे तो बोर हो जाएगा ना यार। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जहां लगे कि नहीं सुनना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, वरना तुमको लगेगा तो क्या मैं ही पढ़ लेगा ना, फीलिंग तो आनी चाहिए ना आइडियली। क्या तुमको थोड़ा सा समझ में आया? अच्छा एक बात और, तुम्हारे दिमाग में डाउट रहेगा, मेरे को मालूम है, सर मेरे को ये ऐसे नंबर याद रखना पड़ेगा क्या? ये 300 क्या है, 315 क्या है, 320 क्या है? विल आई हैव टू रिमेंबर द ऐसे नंबर? व्हाट डू यू थिंक? डू यू नीड टू रिमेंबर द ऐसे नंबर? यस यार, बट एक बात सोचो, 1 मिनट शांति से सुनना, 2 मिनट के लिए। प्लानिंग में टोटल मैं बोलता हूं 4 ही ऐसे हैं, ओनली 4, 300, 315, 320, 330। उसमें से एक तेरे सिलेबस में है ही नहीं, 330। बचे कितने? अब जब हम प्लानिंग पे डिस्कशन करेंगे ऑलमोस्ट 5 से 7 लेक्चर डिस्कशन होगा। तेरे को एटलीस्ट ये तो पता चलेगा ना हम आज किस स्टैंडर्ड पे बात कर रहे हैं। तो अगली बार जिंदगी में जब क्वेश्चन देखेगा, इतना दिमाग तो लगा सकता ना ये प्लानिंग के ऊपर है, तो डिसीजन हम 3 में से लेने का है। ऐसा नहीं सोचने का 200 से 700 में से कोई भी हो सकता है। समझ में आएगा मेरा बात? इसीलिए याद करना ही नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। एक एक स्टैंडर्ड पे इतना ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा दैट यू विल नो यार प्लानिंग में तो बहुत ही बताया था, तो आखिरी में याद रहेगा ये प्लानिंग ही था। समझ रहे हो मेरा बात? मतलब ऑब्वियसली बिकॉज एवरी स्टैंडर्ड इज सो डिटेल्ड, when you discuss so much individually every standard, you will remember the number यार, 100%, I bet this. Give me some time. तो तेरे को ऐसा लिस्ट बनाने का कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरा बात? लास्ट में क्या जरूरत पड़ेगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अभी के लिए ठीक है, वो स्ट्रेस नहीं लेने का, नोटबुक्स निकालने का, नेक्स्ट हेडिंग। अब थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन संपले, मतलब खत्म हो गया बेसिकली। मेरे को कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं, मैं उनका प्रयोग कर लेता है। समझ लो क्या मेरा बात? नोटबुक्स, नेक्स्ट हेडिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर। नोटबुक्स, नेक्स्ट हेडिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर लिखा। डिवाइड इन 2 पार्ट्स। जब भी बोलेगा डिवाइड इन 2 पार्ट्स मतलब लिटरली डिवाइड इन 2 पार्ट्स। ऐसा प्लीज अपने हिसाब से कुछ और ट्राई मत किया करो। 2 पार्ट्स, पहला वाला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकंड वाला सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अंडर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव राइट डाउन, under primary objective write down, to express, under primary objective write down, to express an opinion on, to express an opinion on financial statements, to express an opinion on financial statements, to express an opinion on financial statements. सर ये बात तो कल भी लिखा था, कल जब ऑडिट डेफिनेशन लिखा था उसमें लास्ट में यही तो बोला था ना, अल्टीमेटली क्या करने का है? ओपिनियन एक्सप्रेस करने का है। किसके ऊपर? ये बात लिखा था या नहीं लिखा था? पक्का? तो इसमें कुछ नया नहीं है, छोड़ दो। गो टू सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अंडर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव राइट डाउन डिटेक्शन एंड करेक्शन। अंडर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव राइट डाउन detection and correction, detection and correction of material misstatements, detection and correction of
material misstatements. Detection and correction of material misstatements. अभी रुको, एक बात बताओ सर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कल भी आपने थोड़ा समझाया था कि भाई हमको ऑडिट खत्म करने के बाद क्या देने का है, ओपिनियन देने का है। क्या देने का है, किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ गए हम सर, मेन काम जो है हमें ओपिनियन देने का है, साइड में करो। मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या ऑडिटर एक कंपनी में फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या ऑडिटर कंपनी में फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या लगता है तुमको? देखो आंसर तीन हो सकते हैं सर। हां, इफ द आंसर इज यस, रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सर ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन अ कंपनी? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक नो सर ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल? आर्ग्यूमेंट खत्म। अच्छा, अभी तीसरा रहेगा डिपेंड्स। ये कौन है डिपेंड्स वाले? जरा शक्ल दिखाओ मेरे को, इनको ही क्वेश्चन पूछने का मेरे को। ये जो डिपेंड्स वाले हैं ना, देखो यस नो वाले ने एटलीस्ट डिसाइड कर लिया मैं सही हूं कि गलत हूं। समझ रहे हो मेरे बात? ये डिपेंड वाला, रेज योर हैंड्स हु सेज डिपेंड्स। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हाँ खड़ा हो जाओ बेटा। अरे बात करो। हाँ, किस पे डिपेंड करता है? He says, sir, it depends on whether financial statements are audited or not. गुड, ये डिजर्व करता है। अरे यार अजम्पशन है, मैं बात कर रहा हूं ऑडिटर का। ऑडिटर का काम क्या है और ऑडिट करने के अलावा? मतलब ऑब्वियसली उसने ऑडिट किया होगा, रिपोर्ट बना के दिया होगा, तब कंट्रोल। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। उसने ऑडिट किया, उसके बाद ही तो क्वेश्चन आएगा ना वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। आई होप बहुत सारे डिपेंड्स इसमें नहीं थे, कोई और डिपेंड वाला था। कौन है? हाँ, if the auditor अगर ऑडिटर अपने रिपोर्ट में बोलता है दैट एक्चुअली के अंदर स्कैम्स है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर रिपोर्ट नहीं करता तो रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूं ना। तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी में फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम अ सिचुएशन, ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में नहीं दिया, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? मैं बोल रहा हूं, चलो तुम मेरे को एग्जाम क्वेश्चन देता हूं, तुम वैसे समझते हो, मेरे को मालूम है। आफ्टर द स्टैट्यूटरी ऑडिट, आई होप यू नो व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। आफ्टर द स्टैट्यूटरी ऑडिट हैज बीन कंप्लीटेड, a financial fraud was detected in the organization. Is auditor responsible for the fraud? After the statutory audit has been completed, a financial fraud has been detected in the organization. Is auditor responsible for the fraud? हाँ या ना? अभी भी डिपेंड चल रहा है क्या तुम्हारा? How many of you think now, sir, he is responsible? Raise your hands once again. सर हाँ, फ्रॉड मिला है, ऑडिट खत्म हुआ है, उसने रिपोर्ट में नहीं बताया है कि फ्रॉड है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है ना? अच्छा सुनो मेरा बात। क्या इफ क्या नहीं किया उसने? उसने डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किए, ऑडिटर ने प्रोवाइड नहीं किए या कंपनी ने ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं किए? अच्छा, तो आर यू ट्राइंग टू से जब कंपनी फ्रॉड करता है तो ऑडिटर को बताता है? आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन, मतलब आर यू एक्सपेक्टिंग दैट? Why am I doing all this? These are, I am not trying to entertain myself. I am trying to make you realize that आप लोग इतना जनरल लैंग्वेज में सोचते हो और जो एक्सपेक्टेशन है वो इतना टेक्निकल लैंग्वेज में है इस सब्जेक्ट के अंदर। तुमको वो गैप दिखाना है मुझे बार बार, ताकि तुमको थोड़ा सीरियसनेस आए। बिकॉज एक बात बोलता हूं सच्ची में, बहुत सारा लोग ये आर्ग्यूमेंट करता है दैट सर आईसीआई मार्क्स नहीं देता है।
मेरे को किसी का साइड नहीं लेने का है, सिर्फ एक बात बोलता है, समटाइम्स a student also doesn't realize what they're writing. I hope you're understanding my point. The language is little general, so don't have that preconceived notion. आपको वो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज डेवलप करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग आपको पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट, अभी फॉर एग्जांपल एक बात सुनो, मैंने एक वर्ड लिखा है, तुमको क्या वर्ड लिखा है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट. एक वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है? और ब्रैकेट्स में खुद लिखा है मैंने वर्ड, क्या लिखा है? फ्रॉड्स एंड एरर्स. लिखा है कि नहीं लिखा है? ये लिखा है तुमको मैंने अभी तक? क्योंकि वो वर्ड का रेलेवेंस है, वो वर्ड से पूरा रिपोर्ट बदलता है. मैं मजाक नहीं कर रहा. आई विल एक्सप्लेन यू द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड, एंड मेजॉरिटी पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड द वर्ड, and if they don't understand the word, they can't understand the impact on report. This word changes the report. I'm saying this, give me 3 days, I'll prove it to you. By the end of Tuesday we would have seen so many audit reports, and you will realize हाँ एक word से कितना बदलाव एक कंपनी के रिपोर्ट में आ सकता है. सब लिस्टेड कंपनी से बात कर रहा हूं मैं. You will realize that. तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आपको ऐसा लग रहा होगा यार जनरल लैंग्वेज है, क्या फर्क पड़ने वाला है इससे. नहीं, ये वो पूरा पैसा इसका ही है. द लैंग्वेज अल्टीमेटली रिपोर्ट में बोलना क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है कि नहीं है. सिंपल शब्दों में बोल सकता हूं, हाँ रिलायबल है, नहीं नहीं है. एवरीवन विल अंडरस्टैंड, बट दैट इज नॉट व्हाट आई वांट. प्लीज अंडरस्टैंड हाउ इंडस्ट्रीज आर क्रिएटेड. थिंक लाइक दिस, एंड देयर इज लॉट ऑफ मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स विच आर डेवलप्ड, उसके बेसिस पे लैंग्वेज बना है. मतलब अगर तुम अकाउंटिंग टेक्निकल नहीं बनाता, समझ लो, में तो ऑडिटिंग भी टेक्निकल नहीं होता. अगर तुम तुम्हारे हिसाब से अकाउंटिंग कर लो तो फिर ऑडिटिंग का जरूरत ही नहीं है ना. हम चेक करने के लिए आई क्यों रहे हैं कि तुम सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे. सही के लिए हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं, तो चेक करने के लिए भी स्टैंडर्ड बनाएंगे. सुनना मेरा बात, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है. ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें खोजने का नेक्स्ट 30 डेज में. ये बहुत स्टूपिडों का बोलना ऑडिटर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल. ये बहुत स्टूपिडों का बोलना ऑडिटर इज नेवर रिस्पॉन्सिबल. यस, ऑडिटर कैन बी रिस्पॉन्सिबल, डिपेंड्स इज द आंसर. बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन अ सिंपल प्रिमाइस, अ सिंपल अजम्पशन. क्या ऑडिटर ने अपना ऑडिट करते वक्त जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी चाहिए एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर गाइडेंस नोट्स होता है कुछ जो सब ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है, अगर ये सब उसने रिस्पॉन्सिबली एक्सेप्ट करते हुए, अप्लाई करते हुए अच्छे से काम किया है और ढंग से रिपोर्ट बना के दिया है, फिर भी उसको फ्रॉड नहीं मिला, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. बट इसके लिए मेरे को टाइप्स ऑफ फ्रॉड समझना पड़ेगा, वो थिन लाइन समझना पड़ेगा, कब वो रिस्पॉन्सिबल होगा कब वो नहीं होगा. उसके लिए मेरे को सारा स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा. ये सोचना पड़ेगा ये स्टैंडर्ड मुझे एक्चुअली में फ्रॉड ढूंढने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है. पर एक बात सोचो, सिर्फ एक बात सोचो, आपने बोला मैंने ओपिनियन देना है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना है. किस पे ओपिनियन देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. क्लियर है कि नहीं है? आपका ओपिनियन क्या होगा? मतलब टाइप्स ऑफ ओपिनियन पे जा नहीं रहा हूं मैं. इन जनरल ओपिनियन क्या होगा? रिलायबल है या नहीं है. टेक्निकल टर्म नहीं बताया मैंने आपको, बट जनरल शब्दों में क्या आपका ओपिनियन रहेगा? रिलायबल है या नहीं है. तो रिलायबल कब होगा? जब मैं बोलूंगा गलतियां नहीं है. और रिलायबल कब नहीं होगा? जब मैं बोलूंगा गलतियां हैं. अरे हाँ या ना? सो डोंट यू थिंक विदाउट अचीविंग सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यू कांट अचीव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. थिंक व्हाट आई सेड. विदाउट अचीविंग सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यू कांट अचीव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. मतलब जब तक आप ये श्योर नहीं हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां है या नहीं है, मैं ओपिनियन कैसे दे सकता हूं? बोलने के लिए लोग बोलते हैं मेरा काम ओपिनियन देना है, गलतियां ढूंढना नहीं है, बट उस पे ही मेरा ओपिनियन डिपेंडेंट होता है. माय ओपिनियन विल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्ड. कैन यू सी अ वर्ड मटेरियल मिसस्टेटमेंट? इसी को डिस्कस करेंगे अभी. ये वर्ड की वजह से मेरा ओपिनियन बदलता है. तो अगर मैंने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया ना यार, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता है. थोड़ा बात समझ में आया क्या? पक्का? तो सर अभी तक वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने. क्या फ्रॉड के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? यू हैव टू वेट फॉर वन स्टैंडर्ड. ऐसे 240 फ्रॉड्स के ऊपर एक स्टैंडर्ड बना के दिया उन्होंने, अच्छा खासा डिटेल में. टाइप्स ऑफ फ्रॉड से शुरू होगा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आएगा, तेरा नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फ्रॉड मिला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिपोर्ट में कैसे इंपैक्ट आएगा, किसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा. एवरीथिंग विल बी अंडर वन सिंगल स्टैंडर्ड. वंस वी रीड दैट देन आई एम श्योर यू विल हैव दिस आंसर. थोड़ा बात समझा क्या?
बस आपको ये बताने का, यहां पर ना कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता, ध्यान रखना। बट इसका मतलब ये नहीं है मेरे हर अगले क्वेश्चन का आंसर डिपेंड्स देना। मतलब ऐसा मत करना प्लीज, कहीं ना कहीं तो तुम बताना तुम्हारे को क्या सही लगता है। अभी के लिए कम बैक टू ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या लिखा आपने, हमें ओपिनियन देना है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या लिखा, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग, मतलब डिटेक्शन एंड करेक्ट। सर प्रिवेंशन क्यों नहीं आया? नॉर्मली हम इंग्लिश में देखते हैं ना, प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन साथ साथ चलता है ना ऐसा। मेरा जोक जोक का लेवल यही है, मैं तुमको बता रहा है। प्रिवेंशन क्यों नहीं आया इधर? क्या ऑडिटर गलतियों को प्रिवेंट नहीं कर सकता है? बिकॉज ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद आया क्या? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन? तो वो ध्यान रखने का काम किसका है? मेरा काम है गलती ढूंढने का एंड करेक्ट करवाने का, तुम नहीं बोलने का। मैं तुम्हें गलती जब मिलेगी वो करेक्ट कैसे करवाते हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑन दैट ऑल्सो, यू हैव टू वेट फॉर इट। क्या थोड़ा बात समझ में आया क्या? सर अब मेरा एक ही प्रॉब्लम है, ये मटेरियल स्टेटमेंट क्या, प्लीज खत्म कर दो ना इसको यार। करें डिस्कस इस वर्ड को, पक्का? चलो, ये वर्ड अभी कहां डिफाइंड है बोलता हूं। एक स्टैंडर्ड है 450, जो आपने बोला सर मेरे सिलेबस में कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है। 450 आपके सिलेबस में नहीं है, हाँ? और सोचो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आई होप मैं ताना नहीं मार रहा हूं, मतलब है ऐसा। बट इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बहुत मजा आएगा। आपके अगर आपने मॉड्यूल्स कलेक्ट कर लिए हैं तो फर्स्ट मॉड्यूल में 1B.46। अच्छा एक बात, अगर आप ऑडिट मॉड्यूल कलेक्ट कर लो, सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल क्लास में लेके आओगे। सेकंड मॉड्यूल Q&A मॉड्यूल का कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगा मैं आपको बता दूंगा। जब आप कलेक्ट करेंगे, यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग इट इन द इवनिंग, यू टू गेट ओनली वन मॉड्यूल विच फर्स्ट। पहले 25-30 दिन वही काम में आएगा, ठीक है? इधर आओ, ये डेफिनेशन मेरे साथ देखना, मजेदार डेफिनेशन है। एक बार जरा पढ़ो क्या बोलता है मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन। Anyone who wants to try कि क्या है ये? क्या? तो जो एक्सपेक्टेड है और जो उन्होंने रिपोर्ट किया या प्रेजेंट किया वो अलग है। बेटा ये बहुत टेक्निकल है, तुम तुम्हारे सबसे मत सोचो फालतू का कुछ भी। एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली। हम ऐसा करेंगे, ऐसे काफी डेफिनेशंस आएंगे, जब आपको एक बार रीड करने के लिए बोलूंगा आपको डिसऑर्डर नहीं होना है, ट्राई करना है एक बार। स्लोली स्लोली आप बिल्ड करेंगे उस चीज को। बहुत सिंपल है, कुछ लोग को शायद समझेगा, कुछ लोग को सुनने के बाद समझेगा। ढंग से सुनना। लुक एट द वर्ड मिस स्टेटमेंट। मटीरियल वर्ड को भूल जाओ, अभी किस वर्ड को भूल जाओ, फोकस किस वर्ड के ऊपर? मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? समथिंग विच इज रॉन्गली स्टेटेड, कुछ गलत तरीके से आपने स्टेट किया है। समझ रहे हो मेरा बात? अब इसका ऑडिट के अंदर मतलब क्या है? एक बात बताओ, हमें एज अ कंपनी अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए? एज पर एएस या एज पर इंडेस करना चाहिए? अरे ठीक बात है कि नहीं है? क्या मुझे एएस या इंडेस बताएगा ना कि भाई अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करने का है, क्लासिफिकेशन कैसे करने का है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सुना होगा आपने, ये प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट पीपी पढ़ाया होगा आपको, पढ़ाया क्या? पक्का? बॉटम लाइन सुनो ढंग से।
मतलब अकाउंटिंग कैसे करने का है, क्लासिफिकेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कैसे करना है, शेड्यूल 3। और हर एएस के लास्ट में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सुना है क्या आपने ऐसा? पक्का? मतलब सर सिंपल है, देर आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देर इज शेड्यूल 3 जो आपको बोलता है कि आपने अकाउंटिंग कैसे करना है, क्लासिफिकेशन कैसे करना है, डिस्क्लोजर कैसे करना है। अब अगर मान लो मैं बोलता हूं जो एएस या इंड एएस या शेड्यूल 3 बोलता है वैसा आपने नहीं किया है, मतलब सुनो ढंग से, वॉट एवर माई एएस और इंड एएस और along with that शेड्यूल 3 जिस तरीके से अकाउंट करने के लिए बोलता है, क्लासिफाई करने के लिए बोलता है, डिस्क्लोज करने के, इसको हम वर्ड यूज करेंगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, P&D बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे मुझे एएस, इंड एएस या शेड्यूल 3 अकाउंट करने को बोलता है, क्लासिफाई करने को बोलता है, प्रेजेंट या डिस्क्लोज करने को बोलता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, मतलब जो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त अकाउंट किया है, लेट्स से दैट इज एक्स, इसने मुझे बोला वाई, क्लासिफाई करने के लिए बोला अंडर पी, मैंने किया क्यू। समझा क्या मेरा बात? इज देयर अ डिफरेंस? यस, दिस डिफरेंस इज नथिंग बट मिस स्टेटमेंट। मतलब सिंपल चीज है यार, इधर ऑडिटर ने क्या करने का है, ये देखने का है, इन्होंने अकाउंटिंग किया, लीजेस का अकाउंटिंग, क्या इन्होंने एज पर एएस और इंडेस किया? क्या इन्होंने रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर दिया? क्या एज पर एएस और इंडेस दिया या नहीं दिया? इन्होंने बैलेंस शीट और पीएनएल में करंट एसेट, नॉन करंट एसेट को क्लासिफाई करके डिस्क्लोज करके दिखाया? क्या वो एज पर शेड्यूल 3 दिखाया कि नहीं दिखाया? बात समझ में आया क्या? तो जैसे अकाउंटिंग होना चाहिए, जैसे क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जैसा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर होना चाहिए, अगर मैं बोलता हूं वैसा नहीं हुआ है कंपनी ने अकाउंटिंग करते वक्त, तो ये जो डिफरेंस है, कैन आई कॉल दैट एज अ मिसस्टेटमेंट? यस, मिसस्टेटमेंट मतलब जैसा आपको बोला गया था आपने वैसा नहीं किया है। अब बात समझ में आया क्या? नोटबुक में जाओ, नीचे लिखो नोट नंबर 1, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया। अंडर दैट नोट नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, डेफिनेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, डैश करके लिखो। difference between amount, difference between amount, comma, classification and presentation or disclosure, difference between amount, classification and presentation or disclosure of a reported financial item, of a reported financial statement item, a reported financial statement item, ब्रैकेट्स में लिखो reported financial statement item, ब्रैकेट्स में लिखो, that is as accounted in books of accounts, that is as accounted in books of accounts, brackets close, and continue करो, and required for the item, and required for the item to be in accordance, required for the item to be in accordance of applicable financial reporting framework, in accordance with applicable financial reporting framework, in accordance with applicable financial reporting framework, ब्रैकेट्स में लिखो applicable financial reporting framework, ब्रैकेट्स में लिखो, that is requirement as per
that is requirement as per AS slash Ind AS, requirement as per, that is requirement as per AS slash Ind AS and Schedule 3. Requirement as per AS slash Ind AS and Schedule 3. शांति से सुनो मेरा बात, तुमने क्या लिखा है? There is a difference between what? Two things. Number one, आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त अमाउंट रिकॉर्ड किया है, आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त क्लासिफिकेशन किया है, आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर दिया है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे? एप्लीकेबल एफआरएफ से. एक वर्ड है, क्या वर्ड है? एप्लीकेबल एफआरएफ. क्या होता है समझाऊंगा. अभी के लिए अज्यूम कर लो ये मेरे लिए क्या है? नथिंग बट एएस स्लैश इंड एएस प्लस शेड्यूल 3. मतलब जो मुझे एएस बोलता है, या अगर मेरे लिए एप्लीकेबल इंड एएस जो मुझे वो बोलता है, या जो शेड्यूल 3 डिस्क्लोज करने के लिए बोलता है, अगर वैसा मैं कंपेयर करूं जो मैंने किया है उससे, और अगर मेरे को डिफरेंस दिखता है, इज दैट डिफरेंस अ मिसस्टेटमेंट? यस. मतलब सिंपल है यार. एज अ ऑडिटर चेक क्या करने का है? तुमने अकाउंटिंग करते वक्त जो एप्लीकेबल एएस है उसको इज्जत से फॉलो किया है क्या? या तुम्हारे लिए एएस नहीं इंडेस एप्लीकेबल है उसको इज्जत से फॉलो किया है क्या? नहीं. तुमने डिस्क्लोजर में गलती की है. तुमने एएस इंडेस का प्रॉब्लम नहीं है, शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर नहीं दिया है. समझ में आया क्या मेरा बात? तो मैं उस गलती को क्या बोलूंगा? मिस स्टेटमेंट बोलूंगा. क्या बोलूंगा? बात समझ में आया क्या? ब्रैकेट्स में मैंने आपको जानबूझ के लिखा है कि भाई पहले केस में मैंने ऐसे अकाउंटिंग किया है, दूसरे केस में ऐसा रिक्वायरमेंट है. किसका रिक्वायरमेंट है? एएस और इंड एएस का विद शेड्यूल 3. क्या आपको सेंटेंस समझ में आया क्या? पक्का? फुल स्टॉप करके ब्रैकेट्स में लिखो, सच डिफरेंस इज टर्म्ड एज मिसस्टेटमेंट. सच डिफरेंस इज टर्म्ड एज मिसस्टेटमेंट. सच डिफरेंस इज टर्म्ड एज मिसस्टेटमेंट. Such difference is termed as misstatement. सर यार एक बात बताओ, ये क्या है? What is applicable FRF? थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं डिटेल में, वापस बहुत बाद में आएगा. थोड़ा डिस्कशन जरूरी है, ये वर्ड बार बार आने वाला है. फुल फॉर्म देखो एफआरएफ का क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. क्या फुल फॉर्म है? फाइनेंशियल, ढंग से सुनना, फैंसी वर्ड है बस ये. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बना करके प्रेजेंट करने का फ्रेमवर्क. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने का फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क मतलब आपको एक गाइडलाइन या मैकेनिज्म दिया हुआ है. अरे भाई ये कुछ और नहीं है, एएस और इंडेस ही है. वही बताएगा ना अकाउंटिंग कैसे करने का है, शेड्यूल 3 बताएगा ना फाइनली रिपोर्ट्स कैसे बनाने का है. मतलब व्हेनेवर वी यूज द वर्ड एफआरएफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंट गैप. जब भी हम बोलते हैं एफआरएफ मतलब ब्रेक कर दो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बना करके प्रेजेंट करने का फ्रेमवर्क. मतलब आपको आपके कंट्री के हिसाब से कैसे अकाउंटिंग करने का है और कैसे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर करने का है, वो आपके लिए क्या हो गया? एफआरएफ हो गया. वो आपके लिए क्या हो गया? और मैंने क्या वर्ड यूज किया? एप्लीकेबल एफआरएफ. क्या वर्ड यूज किया? तो सर अभी इंडिया में कौन सा गैप एप्लीकेबल है? इंडियन गैप. यूएस में यूएस गैप रहेगा. अरे हाँ या ना? तो उनके पास भी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहेगा, बट उसका मैकेनिज्म अलग रहेगा ना यार. वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन का तरीका अलग बताएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. पीपीई में कुछ चीज इंक्लूड करेगा, कुछ चीज इंक्लूड नहीं करेगा. वो उसके इकोनॉमी के हिसाब से रहेगा. समझा क्या मेरा बात? फाइनल में पढ़ाएंगे तुमको डिफरेंस बिटवीन इंडियन गैप एंड यूएस गैप. थोड़ा ये हमारे सिलेबस में भी था. पॉइंट समझो शांति से. सर ये गैप बोल दो या एफआरएफ बोल दो, अल्टीमेटली किधर जा रहा है मेरे लिए? एएस स्लैश इंड एएस प्लस शेड्यूल. प्लीज इस वर्ड से डरना बंद कर दो अभी. एटलीस्ट एएस क्या है जिंदगी में पता है तुमको. पक्का अज्यूम करो इंडेस भी वही है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको इंडेस पता ही नहीं है. ऐसा मान के चलो उन एएस को ही अडेप्ट करके इंप्रूव करके नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए. मैं आपको बताया भी आईएफआरएस से कौन से बोरो करके. समझ रहे हो मेरा बात? फिर शेड्यूल 3 तुमको ऑलरेडी मालूम है, कुछ तो मालूम है. शेड्यूल 3 है ये तो मालूम है. अग्री करते कि नहीं करते? क्या तुमको एप्लीकेबल एफआरएफ थोड़ा समझ में आया क्या? मिसस्टेटमेंट वर्ड थोड़ा समझ में आया क्या? अब शांति से डेफिनेशन पढ़ो. मिसस्टेटमेंट वर्ड क्लियर है क्या? मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं पढ़ा है.
क्या पढ़ा है? मिसस्टेटमेंट पढ़ा है, ध्यान रखना मेरा बात अभी भी. इट इज अ डेफिनेशन ऑफ द वर्ड मिसस्टेटमेंट. शांति से पढ़ो डेफिनेशन. आर यू कंफर्टेबल विद दैट डेफिनेशन नाउ? बिना पढ़े डायरेक्टली यस. थोड़ा समझ में आया क्या? तो डरो मत, बहुत गलतियों के बारे में डिस्कशन होगा आगे. योर अंडरस्टैंडिंग विल इवॉल्व. बेसिक मीनिंग तो क्लियर होगा. पक्का? पक्का आगे बढ़ जाऊं? कंफर्म? अब एक बात सोचो, तुम्हारे हिसाब से ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होगा? देखो, मिसस्टेटमेंट समझा हमको. मटीरियल का मतलब क्या होता है? एक कॉस्टिंग वाला मटेरियल नहीं, तुमको मालूम है ये चीज. मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट इधर. अरे मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट इधर, ठीक है कि नहीं? आइडियली तो तुम्हारे हिसाब से मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होगा? ये आसान है, तुम बता सकते हो मेरे को. विच इज क्रिएटिंग बिग डिफरेंस. Which can impact decision making. Not bad. You are thinking in the right direction. हाँ. Impact the decision making of my users. Okay, not bad. External users, ठीक है. You guys are right. Simple है यार, सही बोल रहे हो तुम लोग. सिर्फ सोचो एक बार के लिए, बाकी लोग जो नहीं सोच रहे थे. एज अ ऑडिटर मैं किसके लिए एग्जिस्ट करता है? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. अगर मुझे लगता है कोई भी ऐसी गलती है जो मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट कर सकती है, किसको? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? मटीरियल. मतलब ये ऑडिटर का जजमेंट है. ये क्या है ऑडिटर का? कि अब भाई ये गलती जो है ना, क्या ये मेरे यूजर को इंपैक्ट करेगी? अगर हां तो ये मुझे भी इंपैक्ट करेगी. मतलब मटीरियल है या नहीं, ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है? ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर है. हालांकि मटीरियलिटी, मटीरियल कब होता है और कब नहीं होता है, इसके ऊपर भी एक स्टैंडर्ड है. SA 320 पूरा स्टैंडर्ड ही मटीरियलिटी पे. समझ रहे हो मेरा बात? बट बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो यही है. क्या इसका इंपैक्ट मेरे यूजर के डिसीजन पे आएगा या नहीं आएगा? एक क्वेश्चन पूछता हूं. एक कंपनी है सर, दिमाग लगाना, उसका आप ऑडिट कर रहे हो. XYZ, डूइंग द ऑडिट ऑफ XYZ. अब थोड़ा अप्लाई करने का ट्राई करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप. आपको ऑडिट करते वक्त पता चला इस कंपनी में टिश्यू पेपर बॉक्स इशू करने का कोई प्रोसेस नहीं है. देयर इज अ स्टेशनरी डिपार्टमेंट, एंड इन अ कंपनी सर कोई भी एम्प्लॉय को अगर स्टेशनरी या टिश्यू पेपर बॉक्स जो भी इशू करवाना होता है, सिंपल एक प्रोसेस है. एक होता ना स्लिप वाला ऐसा, उस पर लिखा, आपके सीनियर विनियर का अप्रूवल का जरूरत नहीं, आप लिखो स्लिप को, स्टेशनरी डिपार्टमेंट में जाओ, अपना एम्प्लॉय आईडी लिखो, दे दो और बॉक्स लेके आ जाओ. समझ रहे हो मेरा बात? और जब अप्रूवल का प्रोसेस था तो आप क्वांटिटी लिखो, 1 लिखा, आगे 0 ऐड कर दो या 2 0 ऐड कर दो. मतलब स्टूपिड है, बट ऐसा मिलेगा आपको. कंपनीज में प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं. ये प्रोसेस कंपनी में ढंग से एग्जिस्ट नहीं करता है. एज अ ऑडिटर मेरे को ये गलती मिली, इज इट मटीरियल? इज इट मटीरियल? नहीं लग रहा आपको मटीरियल? पक्का? हाँ यार, कितना भी छोटा कंपनी हो जाए, मतलब आई थिंक दिस सीम्स मटीरियल. यू आर डिसाइडिंग प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, राइट? पक्का? अब अगला सुनना. एवरीवन, आई वांट योर अटेंशन नाउ. कंपनी XYZ एक ऐसा सिचुएशन है जो आगे बहुत जगह पे रिलेट होगा, ढंग से सुनना इसीलिए. अब पूना बेस्ड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पिंडल्स बनते हैं स्पिनिंग के लिए, उस चीज का. ठीक है, कंपनी का पोजीशन खराब था. दिस वाज अक्वायर्ड बाय लेट्स से अ स्विस कंपनी. बाहर की कंपनी ने इसको अक्वायर कर लिया. PQR ने अक्वायर किया XYZ को. ठीक है, जब बाहर की कंपनी ने एक इंडिया की कंपनी को अक्वायर किया, उसने क्या बोला? मेरे हिसाब से देयर इज अ मिसमैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स. टॉप मैनेजमेंट चेंज करने का है, एंड जितने भी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबरर्स हैं मुझे उन्हें भी रिप्लेस करने का है.
और ये कंपनी का ऑलरेडी हिस्ट्री था लास्ट 20 साल का अप्रोक्सीमेटली, जहां पर एग्जिस्ट करता है वो आसपास के मेजोरिटी जो लोग थे वो इसी कंपनी में काम करते थे। बट जिस कंपनी ने एक्वायर किया उसने डिसीजन लिया दैट आई डोंट वांट एग्जिस्टिंग पीपल टू कंटिन्यू। हैव यू हर्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन? सुना है आपने ऐसा? तो अगर मुझे अभी किसी को एग्जिट करवाने का मुझे कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा ना यार आइडियली। तो लेट्स से पीक्यूआर ने आफ्टर टेकिंग ओवर XYZ रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया, लेट्स से 10 CR का। कितने का? 10 CR का। बहुत पुराना स्टोरी, दिस इज 2008 व्हेन आई स्टार्टेड माय आर्टिकलशिप। ठीक है, जो अभी कंपनी के एम्प्लॉइज थे उन्होंने बोला ठीक है, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद अस, इट्स योर चॉइस, पर हमें कॉम्पनसेशन हमारे हिसाब से चाहिए। उन्होंने कॉम्पनसेशन डिमांड किया 22 CR का। इज देयर अ गैप बिटवीन व्हाट इज ऑफर्ड एंड व्हाट इज आस्क्ड फॉर? ये 10 बोल रहे हैं और वो कितना मांग रहे हैं? अब अज्यूम करो सिचुएशन, दिस हैपेंस इन द मिडिल ऑफ द ईयर। अब इन्होंने ऑब्वियसली अपना लेबर यूनियन के थ्रू ऑपरेशंस को रोक दिया, आपका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुका है, and there is a strike or hartal in the entire premises. It reached a level where the management of PQR was not allowed to enter. I hope you're understanding my point. Because management was not staying there. Now they were not allowed to enter. Assume, अब हमको स्टोरी से फर्क नहीं पड़ता है, हम सोचते हैं ऑडिटर और अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। This happens in Feb. Will there be a March ending? अरे मार्च एंडिंग आएगा कि नहीं आएगा? मेरे को इसका अकाउंटिंग इंपैक्ट समझाओ। विल देयर बी अ इंपैक्ट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? डिमांड 22 करोड़ का है, ऑफर 10 करोड़ का है, देयर इज अ लीगल केस आउटस्टैंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बोथ द पार्टीज, उनका नंबर तुम्हारे सामने है। विल देयर बी अ इंपैक्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? विल देयर बी एनी इंपैक्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? दिस हैपेंस इन फेब, देयर इज अ लीगल केस आउटस्टैंडिंग बिफोर 31 मार्च। अगर हां तो क्या इंपैक्ट आएगा बोलो? कंटीजेंट लायबिलिटी आएगा कितने का? 12 करोड़ का। प्रोविजन नहीं आएगा, प्रोविजन नहीं आएगा। सर हमको AS 29 नहीं पढ़ाया है, एक AS से बताया क्या तुमको? प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, इसके ऊपर एक AS है। ग्रुप 1 में नहीं था क्या तुम्हारे पास में? कोई बात नहीं, इट्स ओके, यूज योर ब्रेन, यू विल गेट टू लर्न द डेफिनेशन एंड द एप्लीकेशन, डोंट वरी। तुम्हारे हिसाब से बताओ, प्रोविजन आना चाहिए, कंटीजेंट लायबिलिटी आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए? दोनों आने चाहिए। कंटीजेंट लायबिलिटी आना चाहिए सिर्फ। अरे एक बात बताओ यार, केस आउटस्टैंडिंग है, कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद बोला 10 करोड़ ऑफर दिया है, तो मिनिमम 10 CR का प्रोविजन तो आएगा ना यार। मतलब ये तो कंफर्म है जाने वाला है बाहर, दैट आउटफ्लो इज कंफर्म, यू हैव प्रॉमिस्ड मिनिमम 10 CR, उतने का प्रोविजन तो आना ही चाहिए ना बेयर मिनिमम। हाँ, द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट बिटवीन 10 to 22? ये जो बीच का 12 CR उसका क्या करने का है, राइट? इसके ऊपर मैनेजमेंट का आर्गुमेंट हो सकता है। मैनेजमेंट बोलता है आई नो, हमने जो ऑफर किया दैट इज मोर देन इनफ इन दिस इंडस्ट्री, हमारे हिसाब से इसके बियॉन्ड कोई और इंपैक्ट नहीं आएगा, हमें केस जीतेंगे, 10 का ही लायबिलिटी आएगा, वी विल मेक अ प्रोविजन ऑफ ओनली 10। ऑडिटर क्या बोलेगा? ठीक है, 12 करोड़ को कंटीजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज तो करना चाहिए। ये एक लॉजिकल सिचुएशन है यार, इट्स अ इंपॉर्टेंट सिचुएशन। अगर मैं बोलता हूं लॉस मेकिंग कंपनी है, आपका प्रीमाइसेस के अंदर करंटली ऑपरेशंस को हॉल्ट कर दिया गया है, अरे इसका गोइंग कंसर्न पे भी इशू आ सकता है ना? क्या वर्ड गोइंग कंसर्न मतलब दैट स्ट्रेस इज ऑल्सो देयर। डोंट यू थिंक ये चीज रिपोर्ट होनी चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर? अगर मैं बोलता हूं कंपनी का मैनेजमेंट ना तो प्रोविजन बनाता है ना रिपोर्ट करता है नोट्स टू अकाउंट्स में, इज दिस अ मिसस्टेटमेंट? क्वेश्चन, अगर कंपनी ना तो इसको डिस्क्लोज करता है और ना ही इसका अकाउंटिंग करता है एज अ प्रोविजन, इज दिस अ मिसस्टेटमेंट? क्योंकि AS 29 बोलता है ऐसा आपको प्रोविजन बनाना चाहिए और ऐसा डिस्क्लोजर देना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर रहे हो, क्या ये मिसस्टेटमेंट के डेफिनेशन में आ रहा है क्या? सर एक बात बताओ ना, इज इट साउंडिंग मटीरियल टू यू? इज इट साउंडिंग मटीरियल टू यू? आई एम नॉट सेइंग तुमको एग्जैक्टली प्रूव करने का है, रिमेंबर मटीरियल है कि नहीं किस पे डिपेंडेंट है? जजमेंट के ऊपर।
बट आपको सिचुएशन बाय सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग अपना इवॉल्व करना पड़ेगा। कोई आपको बुक के अंदर ये लिखवा के 10 स्टेप नहीं दे सकता है, ये टिक कर दिया तो मटेरियल है, नहीं हुआ तो। पर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। क्या 2 सिचुएशन समझ में आया क्या? नोटबुक्स में जाओ, लिखो नोट नंबर 2। इफ इन नोट नंबर 2 misstatement definition was note number 1. Note number 2, if in auditor's judgment, if in auditor's judgment the identified misstatements, if in auditor's judgment the identified misstatements can influence, identified misstatements can influence the decision, can influence the decisions of users of financial statements, can influence the decisions of users of financial statements, then such misstatements, then such misstatements should be considered as, then such misstatements should be considered as material misstatements. Such misstatements should be considered as material misstatements. Should be considered as material misstatements. शांति से पढ़ो तुमको। देखो बहुत स्मार्ट तरीके से पहले वर्ड यूज क्या किया है, अगर ऑडिटर के जजमेंट में, अब डेफिनेशन ढंग से पढ़ो क्या लिखा आपने, अगर ऑडिटर के जजमेंट में कोई ऐसी गलती मिलती है जो उसे लगता है इंपैक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है किसको, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल, तो ही मैं उसे कंसिडर करूंगा एज, बिकॉज रिमेंबर ऑडिटर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट विच ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर। वो किसके लिए एग्जिस्ट करता है, यूजर्स के लिए। कोई चीज अगर यूजर को इंपैक्ट करेगी तो वो मेरे डिसीजन को भी इंपैक्ट करेगी, मेरे ओपिनियन को भी इंपैक्ट करेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये जो आपने मटेरियल मिसस्टेटमेंट थोड़ा अंडरस्टैंड किया है, इसके ऊपर ही आपका पूरा ऑडिट रिपोर्टिंग, पूरा ओपिनियन डिपेंडेंट है। आपको ओपिनियन बदलेगा ही इस वर्ड की वजह से, एंड यू विल रियलाइज इन नेक्स्ट 3 days बार बार ये वर्ड मटेरियल मिसस्टेटमेंट आते जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, एटलीस्ट 5 से 6 और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अलग अलग मिसस्टेटमेंट्स के, ये समझने के लिए कि कब वो एक्चुअली मटेरियल होता है और कब वो मटेरियल नहीं होता है। एटलीस्ट एक बेसिक मीनिंग क्लियर है क्या मिसस्टेटमेंट क्या है और मटेरियल। एक बात बताओ यार, सब ठीक है, अल्टीमेटली ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट सब ठीक है तो गलती, व्हाई कांट आई कॉल दिस एरर और फ्रॉड, व्हाई कांट आई कॉल दिस एरर और फ्रॉड। अरे मिसस्टेटमेंट मतलब गलती है ना यार, यूज द वर्ड एरर, यूज द वर्ड फ्रॉड। अच्छा फ्रॉड क्या होता है, इज फ्रॉड एन एरर? अगर आप बोलो इंटेंशनल नेचर का है तो हाँ ऐसा बोल सकते हो, बट आइडियली हम एरर का मतलब समझते हैं इट इज अनइंटेंशनल एंड फ्रॉड इज इंटेंशनल नेचर ऑफ एक्ट, जिसकी वजह से आप जेन्युइनली किसी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। फ्रॉड का डेफिनेशन भी आएगा, डोंट वरी। बट अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, सुना है क्या ऐसा? मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग भी एक एक्ट है, उसको प्रिवेंट करने के लिए उधर भी फ्रॉड का डेफिनेशन आएगा, कौन कौन से पार्टीज उसके अंदर कवर होते हैं, आएगा सब, डोंट वरी अबाउट दिस। मतलब है काफी डिटेल में। अभी के लिए प्लीज समझो एक बात, ये टर्म्स से आपको वोकैबुलरी बिल्ड करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये जो टर्म्स आपने यूज किया ना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये जो वर्ड आपने यूज किया है, दिख रहा है क्या वर्ड ओपिनियन, कैसे इनको यूज करने का है। लिखो नोट नंबर 3, मेरे को आपको नोट नंबर 3 लिखाना था, इसीलिए ऊपर का सब कुछ पढ़ा है। लिखो नोट नंबर 3, मजेदार चीज है, तू मुझे थैंक यू बोलोगे इस नोट नंबर 3 के लिए आफ्टर 25 days, नॉट नाउ, आफ्टर 25 days, अभी नहीं बोलने का। एज पर एसए, एज पर एसए 200, एज पर एसए 200, डबल कोट्स में 200 का नाम लिखेंगे, डबल कोट्स में, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, एज पर एसए 200, डबल कोट्स में नाम लिखो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स of an
overall objectives of an independent auditor. Overall objectives of an independent auditor. डबल कोट्स क्लोज. पूरा नाम नहीं लिखवाया है, उसके पीछे भी कारण है, सिर्फ उतना ही पार्ट रेलेवेंट है. एज पर ऐसे 200 नाम क्या लिखा है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर. ठीक है, कॉमा. अब आगे कंटिन्यू करो. ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन reasonable assurance, has to obtain reasonable assurance that whether, has to obtain reasonable assurance that whether financial statements, that whether financial statements are prepared and presented, whether financial statements are prepared and presented in accordance, whether financial statements are prepared and presented in accordance with applicable FRF, in accordance with applicable FRF. आप FRF यूज कर सकते हो एग्जाम में, पूरा लिखना. Financial reporting framework. In accordance with applicable FRF and are free from material misstatements, and are free from material misstatements before expressing, free from material misstatements before expressing his opinion on, before expressing his opinion on these financial statements, before expressing his opinion on these financial statements, before expressing his opinion on these financial statements in his audit report. Before expressing his opinion on these financial statements in his audit report. एक मिनट शांति से देखो जरा आपने क्या लिखा है. नोट नंबर 3 सिर्फ ट्राई करो. मेरे हिसाब से एक वर्ड को छोड़ के सब समझना चाहिए तुमको. जस्ट वन वर्ड. सिर्फ एक वर्ड को छोड़ के सब समझना चाहिए आइडियली तो मेरे हिसाब से यार. समझा क्या? देखो क्या बोल रही है सर, कुछ तो रीजनेबल अश्योरेंस है, वो छोड़ दो. एज पर ऐसे 200 नाम भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को. एज पर ऐसे 200 हमें क्या ऑब्टेन करने का है? रीजनेबल अश्योरेंस. अरे किसके बारे में रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए तेरे को? दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड. कैसे? एज पर एप्लीकेबल. मतलब सर क्या जैसे अकाउंटिंग और जैसे डिस्क्लोजर होना चाहिए वैसा उन्होंने किया है या नहीं किया है? एंड साथ में क्या लिखा है? एंड दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल. फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट मतलब देयर आर नो मटेरियल स्टेटमेंट्स. मतलब मैंने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट किया है, चेक किया है, ये समझने के लिए क्या उन्होंने एज पर एप्लीकेबल. सर ये एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है? समझ चुका है. इट्स AS/IND AS. जैसे अकाउंटिंग करना चाहिए और जैसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है एज पर शेड्यूल 3. ये वर्ड तो क्लियर है पक्का? यस और नो? मतलब सर मेरे को ये देखने का है जैसे अकाउंटिंग बनता है एज पर FRF वैसा हुआ है क्या, एंड क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं. सर मैं ये क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि इसी के ऊपर मुझे क्या एक्सप्रेस करना है? ओपिनियन. किधर आएगा मेरा ओपिनियन? मेरे रिपोर्ट में. कहां आएगा? मेरे ऑडिट. एक बात सोचो, ये स्टेटमेंट में अगर मैं आपको रीजनेबल अश्योरेंस समझा दूं, अब आपको कुछ याद करने का जरूरत है क्या? अगर आप इसको 2 या 3 बार रीड कर लोगे, समझ लोगे, ये सेंटेंस ऐसा है ना बेटा, दिस विल कम इन लॉट ऑफ आंसर्स.
ये अंडरस्टैंडिंग है। और एक बार तो आईसीए ने इसी सेंटेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया, आई वाज वेरी हैप्पी। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तुमको, मैं वही बोल रहा हूं तुमको, बस तुम अभी अगले कम से कम ऑडिट में तो 30 दिन सोचो ही मत क्वेश्चन क्या आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम बस सुनते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ। हाथ जो तुम लिख रहे हो, क्या वो तुम्हें अगर 50-60% समझ रहे हैं ना, 100% एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी बार रिपीट होगा। इट्स अ प्रोसेस। मैं वापस बोल रहा हूं, मटेरियल में स्टेटमेंट वर्ड में इतनी बार बता दूंगा ना, लास्ट में तुम मुझे बोलोगे बस अगली बार रिपीट मत करना, ऐसा मतलब मुंह पे नहीं बोलोगे, अंदर ही अंदर मन में बोलोगे ऐसा। आई होप दैट इट विल हैपन, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ प्रोसेस, आई कांट चेंज इट। ये वर्ड आएगा इतनी जगह पे, मैं जैसे रिपोर्टिंग शुरू करूंगा फिर से आएगा। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, जस्ट धीरे धीरे उसको बिल्ड करो। रीजनेबल एश्योरेंस को डिस्कस करें क्या? अरे डिस्कस करेगा रीजनेबल एश्योरेंस को? बस हाँ या ना तो रेस्पॉन्ड कर दिया करो जिंदगी में यार, ज्यादा तो पता है कैसा शक्ल लेके बैठो, मतलब मैं है नहीं चाहता हूं, बस प्यार से इतना रिएक्शन ताकि मेरे को समझ जाए आई एम टॉकिंग टू पीपल। यू गेट माई पॉइंट? सी इट इज वेरी टफ टू स्टैंड हियर, टीचिंग इज फाइन, but actually understand whether you are understanding or not. For that you need to react, and I don't want a reaction which troubles other people. I just want a reaction just to make me understand this is going fine. Do you get that? पक्का आगे बढ़े? चलो, let's go to the word reasonable assurance. Now everyone, I want your attention. सबसे पहले assurance word का मतलब क्या होता है? Have you heard the word assurance? पक्का? What is assurance? Guarantee. Don't use the word guarantee. भरोसा, confidence, comfort. These words are interchangeable. Guarantee नहीं यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, नहीं काम का है, रेलेवेंट नहीं है। Is audit and assurance different? या ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सेम ही है? सेम ही है, सिमिलर है। आहा, क्या आंसर निकालते हो तुम लोग यार, मालूम है क्या? और शर्म भी नहीं आता। तुम ये आंसर, तुम बस इंटरव्यू देने के लिए जाओ जिंदगी में, तुमको बता रहा मैं, तुमको ऐसा लोग धोएंगे ना, बढ़िया लोग मिलने चाहिए तुमको सामने, मैं बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। तुम्हारे साथ तो होना ही चाहिए ऐसा। दे आर नॉट सेम, अंडरस्टैंड? अश्योरेंस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इसीलिए जब हम ऑडिट भी डिस्कस करेंगे ना, वो बोलेगा ऑब्टेन अश्योरेंस, बिकॉज एक्चुअली में जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो अश्योरेंस है। डू आई हैव कंफर्ट, डू आई हैव कॉन्फिडेंस ओवर व्हाट आई हैव चेक्ड, दैट्स कॉल्ड एज ऑब्टेनिंग अश्योरेंस। अगर आप मुझे बोल रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दो, तो मेरे को कंफर्ट चाहिए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल, हाउ विल आई साइन? सो अश्योरेंस इज अ ब्रॉडर वर्ड, एक्चुअली में ऑडिट उसका पार्ट है, बट ऑडिटिंग अपने आप में इतना बड़ा प्रोफेशन बन गया, इतने लीगल रिक्वायरमेंट्स आ गए, उन्होंने उसको स्प्लिट करके एक सेपरेट, एक तरीके से इंडस्ट्री बना दिया। तो उन्होंने क्या बोला, एक्चुअली में ऑडिटिंग अश्योरेंस का पार्ट है, बट ऑडिटिंग इन इटसेल्फ बिकेम सच अ ह्यूज इंडस्ट्री दैट दे हैव डिवाइडेड दैट सेपरेटली। उन्होंने बोला ऑडिट के लिए तुम्हारे अलग ही स्टैंडर्ड्स है पूरे के पूरे, अश्योरेंस जो बचा हुआ सब कुछ है ना वो हमारे पास आ जाएगा। उन्होंने पता क्या बोला, एसेज बना दिया ऑडिट के लिए, बाकी सब अश्योरेंस के लिए SAEs, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। बात समझ में आया क्या? नहीं पढ़ूंगा, नहीं है सिलेबस में, टेंशन मत ले, सिर्फ समझा रहा हूं, बस यही है, बता दूंगा कहीं ना कहीं, तो एटलीस्ट तू ये कंफ्यूज नहीं होगा। अरे ऑडिटिंग में अश्योरेंस ही चाहिए मेरे को, क्योंकि अश्योरेंस से ही ऑडिटिंग आया है। बट रिमेंबर, इट इन इटसेल्फ बिकेम अ सेपरेट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर, इसीलिए ऑडिट पे आराम से डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स बना दिए और अश्योरेंस को उन्होंने सेपरेट रख दिया। SAEs ना बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है। और पता है क्या बोलता है, इधर कम क्यों है? क्योंकि जहां जरूरत पड़े गो टू SA। जब कोई भी अश्योरेंस एंगेजमेंट करने का ना, सब कुछ ऐसे वाला रेलेवेंट है एक्सेप्ट फॉर रिपोर्टिंग, क्योंकि वहां रिपोर्टिंग एज ए ऑडिटर होगा, यहां रिपोर्टिंग एज ए ऑडिटर जाने दो। अभी के लिए सिर्फ समझो कि अश्योरेंस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था, ऑडिटिंग वहीं से आया है, बस उन्होंने ऑडिटिंग को हटा करके एक सेपरेट इंडस्ट्री बना दिया, एक सेपरेट समझ लो क्लासिफिकेशन कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? अब सर, व्हाट इज दिस रीजनेबल अश्योरेंस? लुक एट द वर्ड
रीजनेबल अश्योरेंस। क्या वर्ड लिखा है आपने? रीजनेबल लिखा है कि नहीं लिखा है? सर ये रीजनेबल क्या होता है यार? सुनो, ऑडिट में, अच्छा हम ऑडिट में कुछ एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे। विल बी ऑब्टेन सम एविडेंसेस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे बीकॉम में भी ऑडिट आएगा मेरे हिसाब से। तुम बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो? ऑडिटिंग सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे पास में? पुणे यूनिवर्सिटी में है यार। थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है। नहीं, एनीवन फ्रॉम थर्ड ईयर बीकॉम है क्या ऑडिट? है क्या? ओपन किया क्या बुक कभी? कभी ओपन ही नहीं किया। ग्रेजुएशन ही हो गया। टाइप्स ऑफ ऑडिट था, अच्छा। टाइप्स ऑफ फ्रॉड, टाइप्स ऑफ ओपिनियन भी रहेगा। रहेगा, बहुत मजा आएगा। इनसे क्वेश्चन पूछेंगे अपन, टेंशन मत लो। इन ग्रेजुएशन भी खत्म हो गया इनका, दे हैव पास्ड। ओके, एक मिनट मौका दिया ना बात करने का, अगर जिंदगी में तुम्हें लगता है बस यही टाइम है जी लेता हूं, इतना क्या बात करने का पड़ोसी से मेरे को समझ में नहीं आया। उसी के साथ बैठे हो इतने महीनों से। एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली। देयर आर टू वर्ड्स, सिर्फ मैं उनका डिफरेंस समझा रहा हूं। दोनों का इंडिपेंडेंट मीनिंग के लिए बहुत टाइम लगेगा। समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करो अब एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, एक्स वाई जेड। मेरे को कंपनी का नाम वाम लेना पसंद नहीं है, पहले बता रहा हूं, एक्स वाई जेड। मेरे पास में कैश एंड बैंक बैलेंस 10 CR है। कैश एंड बैंक बैलेंस 10 CR। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, कैश इन हैंड से 1 लाख रुपए है सिर्फ। बाकी सब कुछ किधर है? विद बैंक। अब बैंक के अंदर भी मेरे पास में लेट्स से HDFC बैंक अकाउंट अलग से हो सकता है, ICICI बैंक, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर इट इज। मान के चलो अमाउंट है XYZ, टोटल मिला के ऑब्वियसली कितना होता है? 10 करोड़ होता है। उसी का बाइफरकेशन है ना ये। क्या बैलेंस रहेगा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। मेरे को एज अ ऑडिटर ये बताओ, क्या एविडेंस ऑब्टेन करोगे जिससे आपको कंफर्ट आए कि कंपनी के पास में कैश एंड बैंक 10 करोड़ है या नहीं? क्या एविडेंस ऑब्टेन करोगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि आपके पास 10 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस है या नहीं? कंपनी हमने बुक्स में बता रहा है एज ऑन 31 मार्च कितना? 10 CR। बाइफरकेशन दे दिया आपको कि कैश इन हैंड कितना है, उसके अंदर भी बाइफरकेशन दे दिया। 3 ब्रांचेस हैं, इस ब्रांच में इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है। अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें FD के फॉर्म में लेट्स से बाइफरकेशन जो भी है, सब कुछ है तुम्हारे पास में। तुम एविडेंस क्या ऑब्टेन करोगे जिससे तुमको कंफर्ट आएगा? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बैंक से कंफर्म करोगे कॉल करके? बोलो ना क्या तरीका है? पासबुक से? बहुत सारे लोग वैसे पासबुक मेंटेन नहीं करते आज की तारीख में, बट ठीक है ओके। बैंक स्टेटमेंट से कंफर्म करेंगे सर, कोई तो तरीका रहेगा यार। स्टेटमेंट ऑफ बैंकर, एक मतलब यू विल कॉल द बैंक मैनेजर and take a statement. Are you trying to say this? I'm asking you, it's fine. You will call the bank manager. अच्छा, और कोई तरीका? क्या बात कर रहे हो यार? देखो बहुत सारे तरीके हैं, सुनो मेरा बात। कैश इन हैंड एवरीवन, ये सब तुमको आगे आएगा ही। सिर्फ कुछ एग्जांपल्स बेस क्रिएट कर रहा हूं ताकि अगला कॉन्सेप्ट समझे। कैश इन हैंड चेक करने का है, फिजिकली जाके वेरीफाई कर सकते हो। आर्टिकल है ना तुम्हारे पास में, मतलब तुम ही हो, समझ लो मेरा बात आइडियली। 31 मार्च को आर्टिकल को भेजने का, ईयर एंडिंग 31 मार्च डेट, समझ रहे हो? जाने का क्लाइंट के पास में और कैशियर को मिलकर बोलेंगे सरप्राइज। समझ रहे मेरा बात? एज ऑन 31 मार्च तुम्हारे बुक्स में कैश इन हैंड कितना है? उसने बोला 1 लाख रुपए। तूने बोला 1 लाख काउंट करके दिखा। तुम काउंट नहीं करने का, तुम टच नहीं करने का, पता चले तुम्हारा काउंटिंग शुरू हुआ, बाद में डिफरेंस मिला,
तुम्हारी वजह से है। उसी को बोलने का, तुम्हारे सामने बैठ के वो एक एक ऐसे काउंटिंग करेगा, मशीन रहेगा तो मशीन से काउंटिंग करेगा। समझ रहे हो? क्या आप फिजिकली कैश को वेरीफाई कर सकते हो? यस। 31, अरे नॉर्मली क्या होता है, तुमको कॉस्टिंग में पढ़ाया होगा, स्टॉक टेकिंग। अरे पढ़ाया होगा ना यार। 31 मार्च को कंपनी को खुद अपना स्टॉक काउंट करना पड़ता है। ऑडिटर वो स्टॉक काउंट अटेंड करने के लिए जाता है, बहुत मजा आता है। जब तू 31 मार्च को स्टॉक काउंट करने के लिए गया, कंपनी के प्रीमाइसेस में ही है, तो कैशियर से भी मिल लेना यार। ऑन 31 मार्च ये भी चेक कर ले कि उसके पास में कैश इन कितना है। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? उसने बोला मेरे बुक्स में 1 लाख, तूने फिजिकली देखा एक्चुअली 1 लाख है, तो उसको बोल एक कैश सर्टिफिकेट बना, उस पर लिख एज ऑन 31 मार्च एट दिस पॉइंट इन टाइम बुक्स के हिसाब से बैलेंस क्या है, फिजिकली 1000 का नोट कितना है, मतलब 2000 का नोट कितना है, 500 का कितना है, जो भी है बाइफर्केशन लिख और नीचे साइन कर। वो भी साइन करेगा, तू भी साइन करेगा, दोनों कंफर्म करोगे ना यार। उसके पास भी एविडेंस है कि तू आया था और तेरे पास भी एविडेंस है कि तूने जाके चेक किया था। कैश इन तो हो गया, प्रॉब्लम खत्म। दूसरा, बैलेंस विद बैंक। बहुत तरीके हैं। बैंक स्टेटमेंट एक है, कंपनी का बैंक स्टेटमेंट रहेगा, उसमें चेक कर लो एज ऑन 31 मार्च क्या बैलेंस है। डर क्या है सर? उन्होंने फोर्ज कर दिया बैंक स्टेटमेंट, तो फोर्ज कर सकते हैं ना बैंक स्टेटमेंट को भी। अरे आजकल तो कुछ भी होता है यार, हो सकता है ना यार। तेरे को क्या मालूम वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है? तेरे काम करो, इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करो, मेरे सामने अभी के भी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो। अनदर वे पॉसिबल है कि नहीं है? आइडियली ऑडिट में एक तरीका और बताएंगे। एक काम करो, एक लेटर बनाओ। क्या बनाओ? एक, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर। आप थर्ड पार्टी को एक लेटर बना के भेजते हैं कुछ कंफर्म करने के लिए। क्या करने के लिए? कुछ कंफर्म। एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर, ईसीएल। पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, सिर्फ एग्जांपल। वो लेटर में लिखो एज ऑन 31 मार्च इस कंपनी का आपके बैंक के इन इन अकाउंट्स में क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, हमें कंफर्म करके भेजिए। ऐसा लेटर बना करके बैंक को भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो? एक प्रॉब्लम है सर, मैं आईसीआईसीआई बैंक बंद गार्डन ब्रांच अगर है फॉर एग्जांपल, तो लेटर भेजा कि मेरे को टाटा मोटर्स का 31 मार्च को क्या बैलेंस विद बैंक है कंफर्म कीजिए। व्हाई वुड दे रिप्लाई टू यू? कोई नॉर्मल आदमी भी तो कर सकता ना रैंडमली। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। दिस लेटर शुड गो फ्रॉम क्लाइंट टू द बैंक। अरे समझा क्या मेरा बात? ये लेटर क्लाइंट से बैंक पे जाना चाहिए कि भाई हाँ, ये हमारा ऑडिट फॉर्म है, इनको 31 मार्च को क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कंफर्मेशन करके चाहिए। तो लेटर हम भेज रहे हैं, रिप्लाई ऑडिटर को भेजना। समझा क्या मेरा बात? लेटर हम भेज रहे हैं, रिप्लाई किसको भेजना? ऑडिटर को। तो ऑडिटर को क्या इंडिपेंडेंटली बैंकर रिप्लाई कर सकता है क्या यार? कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई आप क्लाइंट को बोलो आपके थर्ड पार्टी को लेटर भेजो और लेटर में लिखो क्लियरली ये हमारे ऑडिटर के कंफर्मेशन के लिए है। आप इंडिपेंडेंटली हमारे ऑडिटर को बताइए कि हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस क्या है। ये लेटर के अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसी को भरना। ऑडिट फर्म का जो एड्रेस है वो दिया हुआ है, इनको कुरियर कर देने का। क्वेश्चन नंबर 1, विल बैंक रिप्लाई? सी तुमको समझ में आया ना? लेटर क्लाइंट से जाएगा बैंक के पास, तो बैंक को क्रेडिबल भी लगेगा। ठीक बात है कि नहीं है? विल बैंक रिप्लाई? विल दे? व्हाई वुड दे? बैंक क्या बोलेगा? यही काम बचा मेरा आइडियली। ऐसा हर क्लाइंट के लिए रिप्लाई करते रहेगा, कितना टाइम लगेगा मेरे को? रिप्लाई करते हैं। बट व्हेन दिस स्टार्टेड, एंड दिस स्टार्टेड आफ्टर 2008, व्हेन सत्यम हैपेंड। Do you get my point? And in case of Satyam, out of many frauds, one of the fraud was there are bank FDs in book, but it didn't exist. Are you understanding my point? And bank FD के जो certificates थे ना, they were not true. तो तब से लोगों ने उस स्टैंडर्ड को, एक स्टैंडर्ड को सीरियस लेना शुरू किया। नहीं भाई, जो क्लाइंट बोल रहा है ना, वो बैंक स्टेटमेंट में रिलाई कर सकता हूं, मैं मानता हूं, बट यार मेरे को बैंक से ही कंफर्मेशन चाहिए कि भाई तेरे पास में इस क्लाइंट का इस अकाउंट में इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है क्या। तू मुझे लेटर देगा और मेरे पास में अगर बैंक के मैनेजर का ठप्पा मार के साइन करके लेटर आ गया, कैन आई बी कंफर्टेबल एज अ ऑडिटर? लॉजिकल है कि नहीं है? सब प्रॉब्लम है। एक बैंक अकाउंट तो 4-5 रहेंगे, समझ लो मेरा बात,
नाउ थिंक अबाउट कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. अरे जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस है, रिसीवेबल का भी बैलेंस रहेगा, पेएबल का भी बैलेंस रहेगा. रिसीवेबल में भर भर के नंबर ऑफ पार्टीज रहेंगे. अरे हाँ या ना, पेएबल में भर भर के पार्टीज रहेंगे. कैन आई सेंड सच अ लेटर टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑल्सो? अरे बात समझ में आ रहा है थोड़ा सा? देखो अभी थोड़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हो आप, डरना मत, वापस से सब आएगा. सिर्फ थोड़ा अप्लाई करो तो तुमको थोड़ा थोड़ा समझने लगेगा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं. कैन यू सेंड दिस लेटर टू डेटर क्रेडिटर ऑल्सो? हाँ भेज सकते हो यार, भेज. लेटर भेजने में क्या है यार तुमको? अरे डरो मत यार, लेटर भेज सकते हो तुम. इधर देखो, मैं दिखाता भी तुमको. तुम्हारा जो लेटर जाता है ना, उसका फॉर्मेट दिया तुमको मैंने. सर यार अभी कैरिड अवे हो रहे हो आप. इधर देखो, कैन यू सी एक स्टैंडर्ड दिख रहा 505. नाम देखो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन. इधर देखो, नॉर्मली हर स्टैंडर्ड के एंड में जहां जहां मुझे लगता है जरूरी है, आपको एक हेडिंग मिलेगा, ड्राफ्ट रिसीवेबल कंफर्मेशन लेटर. दिख रहा है क्या? एक्चुअली में एक ऑडिट फर्म जैसा कंफर्मेशन लेटर बना के भेजता है, उसका एक ड्राफ्ट कॉपी हमेशा अटैच करके रहता है. तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि तुम पहले स्टैंडर्ड याद करने से ये देख लो, थोड़ा समझ लो क्या होता है. वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज लिटिल, देखो ध्यान से एक वर्ड देखो, आवर ऑडिटर्स, मतलब ये कंपनी लिख रहे हैं. समझ लो क्या मेरा बात? एबीसी ये मतलब ऑडिट फर्म का नाम है. समझोगे मेरा बात? दे आर ऑडिटिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड उनको ऑब्टेन करना है क्या? डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल बाय एस. थोड़ा समझ में आ रहा है क्या लैंग्वेज अभी? इसीलिए अगर थोड़ा समझने का ट्राई करोगे तो ये सब, अभी मेरे को पूरा पढ़ाने का नहीं तुमको, बस मेरे एक प्रॉब्लम समझो. बैंक ने रिप्लाई नहीं किया, क्या मैं आर्टिकल को बैंक भेज सकता हूं? आर्टिकल है ना यार. कैन आई सेंड माई आर्टिकल टू द बैंक? यस. मैं गया बहुत सारे बैंक में, और जाते वक्त प्लीज अपना आईडी कार्ड साथ में लेके जाना, वरना तुम कौन? आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. और जो लेटर आपने बैंक को भेजा था उसका प्रिंट आउट फिर से लेके जाना, वरना एंट्री नहीं मिलेगा. अरे हाँ, वो लेटर जाके फिर से मैनेजर को दिखाना पड़ेगा. अब देखो, किस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, उस क्लाइंट के पास में कितना पैसा है, उसके हिसाब से तुम्हारा ट्रीटमेंट डिसाइड होगा. तब दैट इज ऑब्वियसली देयर, राइट? अगर तुम एक टाटा मोटर्स टाइप का एंटिटी का ऑडिट कर रहा है और अगर भर भर के पैसा पड़ा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल बैलेंस विद बैंक या एफडी का अमाउंट अच्छा है, बैंक गारंटी का अमाउंट अच्छा है, तुम मैनेजर से मिलोगे, उसको बोलोगे सर हम इस ऑडिट फर्म से हैं जो टाटा मोटर्स का ऑडिट करते हैं, आपको एक लेटर आया होगा, या शायद आप लोगों ने कंफर्म नहीं किया, वी वुड वांट प्लीज कैन यू कंफर्म दिस टू अस. वो जाएगा, आपको चाय पिलाएगा, अपने बंदे को बुलाएगा, टाटा मोटर्स का स्टेटमेंट निकलवाएगा, में से मैच करेगा, ठप्पा मारेगा, साइन करेगा, दे देगा. अगर मैंने आर्टिकल को भेजा, उसने सही में बैंक मैनेजर जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उससे ठप्पा लेके साइन करवा के लेके आया, क्या ये रिलायबल एविडेंस लग रहा है आपको? हाँ यार. बट प्रॉब्लम क्या है, ये बैंक में कर लूंगा, 3 बैंक है, 5 बैंक है, 7 बैंक है, बहुत हो गया यार, कितना वैरायटी हो सकता है. बट मेरा जो डेटर्स और क्रेडिटर्स का लिस्ट है, and my customers or my suppliers can be outside India also. Sir, article, I will physically go get the confirmation for you. Logical है कि नहीं? आइडियली तुम तो इंटरेस्टेड हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो. अगर नहीं है फॉर एग्जाम्पल तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है. तब वो क्या बोलेगा? लेटर भेज दे, ईमेल कर दे, कॉल कर दे, व्हाट्सएप. समझ रहे मेरा बात? रिप्लाई आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई और प्रोसीजर लगा लेंगे. पर एक बात सोचो यार, अगर मेरे को थर्ड पार्टी ने रिप्लाई नहीं, सर बेस्ट पॉसिबल एविडेंस क्या था जब थर्ड पार्टी ने ठप्पा मार के लिख करके दिया है, पर ये मेरे को हमेशा थोड़ी मिल सकता है यार. दिस इज पॉसिबल मे बी इन सर्टेन केसेस बट नॉट इन द एंटायर ऑडिटिंग. यार मैं बोलने का ट्राई क्या कर रहा है, जब तुमको एक बैंकर ने लिख करके लेटर दे दिया है, ये ना कंक्लूसिव एविडेंस है. कौन सा एविडेंस है? यू कैन कम टू अ कंक्लूजन
कि बुक्स में बोला आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना है, जो बैंकर है उसने लिख के दिया है, मतलब मैं श्योर हूं जो क्लाइंट बोल रहा है वो ठीक है। इट इज कंक्लूसिव इन नेचर। और जब मेरे को कंपनी ने बोला ये मेरे डेटर्स का लिस्ट है, ये मेरे क्रेडिटर्स का लिस्ट है, मैंने उनको लेटर भेजा, कुछ का रिप्लाई आएगा, कुछ का नहीं आएगा। रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं क्लाइंट को क्या बोलूंगा, भाई एक काम कर, तूने परचेस सेल किया कि नहीं किया, परचेस सेल्स इनवॉइस दे दे। अरे परचेस सेल किया कि नहीं किया, उसका इनवॉइस तो दे देना कम से कम यार। क्रेडिट परचेस का इनवॉइस रहेगा, क्रेडिट सेल का इनवॉइस रहेगा, इनवॉइस तो दे दे कम से कम। और ये इनवॉइस से मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ परचेस सेल हुआ होगा, बट ये कंक्लूसिव नहीं हो सकता है यार। देयर इज नो सर्टेनिटी कि एक्चुअली ऐसा हुआ होगा। दैट इज व्हाई वी से इन ऑडिट नॉट ऑल एविडेंसेस आर कंक्लूसिव, नॉट ऑल एविडेंसेस आर, हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ देम आर परसुएसिव। सुना के वर्ड परसुएड करना, कन्विंस करना। दे माइट बी कन्विंसिंग बट दे मे नॉट ऑलवेज बी कंक्लूसिव। इसीलिए आपको अश्योरेंस ऑब्टेन करना है, बट सुनो कौन सा अश्योरेंस, ढंग से सुनना एवरीवन। सर सबसे पहले परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस। तो नॉर्मली ऑडिट में हमें सबसे ज्यादा एविडेंसेस कौन से मिलेंगे, परसुएसिव। इसीलिए हमें अश्योरेंस कौन सा मिलेगा, रीजनेबल। क्या मिलेगा, रीजनेबल। अगर हमें कंक्लूसिव एविडेंसेस मिल जाते तो वो अश्योरेंस कौन सा होता, एब्सोल्यूट अश्योरेंस। मतलब आप बहुत श्योर होते कि ये ऐसा ही है। और सुनो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं मिलता है इसीलिए तुम नहीं बोल सकते हो माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट। इसीलिए पता है क्या बोल सकते हो, दे आर ट्रू एंड फेयर। ये वर्ड सुने होंगे कभी ना कभी, अभी सुना है क्या वर्ड ट्रू एंड फेयर एंड ट्रू एंड करेक्ट, कभी कभी सुने होंगे पक्का से आइडियली। अभी ट्रू एंड फेयर समझाया नहीं है, सिर्फ बताया है कि नॉर्मली डायरेक्शन किधर आता है। यार बहुत धीरे धीरे समझाया, ऐसा टुकुर टुकुर खेल खेल के यार, मतलब लिटरली। पहले तुमको बताया मैंने कैश चेक कैसे करने का है, फिर डेटा क्रेडिटर पे लेके गया, कंफर्मेशन लेटर समझाया। सुनो वापस से, डरो मत। हमें नॉर्मली ऑडिट में कौन से एविडेंसेस मिल रहे हैं, सर दे आर कन्विंसिंग कि ऐसा हुआ होगा, बट दे आर नॉट कंक्लूसिव। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे ऑडिट में अश्योरेंस नॉर्मली मिलता ही कौन सा है, रीजनेबल मिलता है। मैं कंफर्टेबल हूं, बट मैं ये नहीं बोल सकता हूं 100% ऐसा है। आई डोंट गेट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। अरे एक बात सोचो यार, रिलायंस इंडस्ट्रीज का तुमको नंबर दिखाया, एसबीआई बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलना, एचडीएफसी बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलना, डिपॉजिट और लोन्स का अमाउंट देखोगे ना, हार्ट अटैक आ जाएगा। वो अमाउंट के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस किधर से लाओगे। अगर सब चेक करने के लिए गए ना, 3 साल का बैकलॉग रहेगा लाइफ में। इस साल का जो हुआ है ना, 3 साल चेक करने को लगेगा। सच्ची बता रहा है, तो ऑडिट हमेशा 3 साल के बाद ही होगा, इम्पॉसिबल है वो। इसीलिए पता है क्या करना पड़ता है यार, लोन देने का प्रोसेस, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दैट इज वेयर योर इंटरनल कंट्रोल विल कम इनटू पिक्चर। आई हैव टू अंडरस्टैंड देयर टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर, और हाउ देयर कंट्रोल्स आर डिजाइन। उसके बिना मेरे को उनके नंबर पे कंफर्ट ही नहीं आ सकता है। अलग स्टोरी, आगे जाएंगे। बट समझो, कंक्लूसिव एविडेंस इज टफ, एंड इट इज नॉट दैट कि हमको इंडिया में ही एब्सोल्यूट नहीं मिलता, किधर भी, हर जगह पे। एज अ विच ऑडिटर वी आर टॉकिंग अबाउट, which auditor we are talking about, external auditor, which auditor we are talking about, statutory auditor। normally हमें कौन सा assurance चाहिए, reasonable। क्यों सर ऐसा, क्योंकि यार ऑडिटिंग जो है ना, लिमिटेड पीरियड के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर, विथ लिमिटेड एफर्ट कंप्लीट करना होता है। आपके पास में पूरा साल भर नहीं होता है ऑडिट करने के लिए। यू आर नॉट ऑडिटिंग ऑन एवरी डे। टू डू दैट यू नीड ऑडिट टूल्स, दे विल कम इन आईटी। हाउ यू कैन इंश्योर दैट आप क्लाइंट प्लेस पे नहीं हो, बट आपके टूल्स वहां पे है, जिसके बेसिस के ऊपर एवरी ट्रांजैक्शन मॉनिटर होता है। देयर आर डिफरेंट ऑडिट सॉफ्टवेयर्स, कम देयर। द वर्ल्ड इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन 100%। बट मेरे को तो पहले ही बताना पड़ेगा ऑडिट क्या होता है। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? अब जाओ नोटबुक के अंदर, आपने वर्ड लिखा होगा कौन सा,
रीजनेबल एश्योरेंस। आई होप थोड़ा समझा होगा, डरो मत। बाकी रीजनेबल क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, ट्रू एंड फेयर क्या है, ट्रू एंड करेक्ट क्या है, बहुत आगे आके आएगा। नीचे काम करो, नोटबुक के अंदर ही सिर्फ रेफरेंस के लिए इतना लिख लो, ये ऐसा ड्रॉ कर लो तुम्हारे लिए, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस, लिख के रख लो। परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, बाजू में कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस, परसुएसिव के नीचे लिख दो रीजनेबल अश्योरेंस, कंक्लूसिव के नीचे लिख दो एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एंड अंडर दैट ट्रू एंड फेयर, एंड दूसरा वर्ड है ट्रू एंड करेक्ट। एक बार ये लिख करके रख दो। थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा आगे आगे जब हम ऑडिट एविडेंसेस पे जाएंगे आपको और समझ में आएगा। लिख के रख दो। लिखा क्या? नहीं लिखा? पक्का? एक एग्जांपल सुनो, ट्राई करो, थोड़ा सा कनेक्टेड है और थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए। दिस इज अबाउट 2009। अगेन एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, प्राइवेट लिमिटेड। उस जमाने में रेवेन्यू, उस जमाने में 70-80 CR, गुड कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी, ठीक है। अब कंपनी का जब आप फिक्स्ड एसेट्स चेक करते हो, पीपी, साल भर में क्या नया एसेट्स खरीदा, लिस्ट मिलता होगा आपको आइडियली, पक्का। थोड़ा सा एविडेंस के ऊपर ही जा रहा हूं मैं, दैट हाउ थिंग्स कैन बी लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट इन रियल लाइफ, ठीक है। क्या करना चाहिए वो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो जो इस साल के अंदर नया पीपी खरीदा उसका लिस्ट निकाला, उसमें एक बढ़िया लाइन आइटम था, उस जमाने में 7-8 लाख का था। उन्होंने एक सोफा परचेज किया था, स्टैनली एक ब्रांड है, स्टैनली का सोफा, समझ रहे हो मेरा बात? वो उनके एडिशंस में दिख रहा था। आई वॉज 17 ईयर एंड फ्यू मंथ्स ओल्ड जब मेरा आर्टिकलशिप शुरू हुआ था। हाँ सुनो, यस, सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप शुरू होता था पहले। तो क्लास 12 होता था, उसके 2 महीने के बाद में सीपीटी का एग्जाम होता था, उसके 2 महीने के बाद में आर्टिकलशिप शुरू होता था। मतलब टेक्निकली 12वीं पास करके आर्टिकलशिप, समझ रहे हो क्या मेरा बात? और हमारे केस में आफ्टर आर्टिकलशिप उसके 1.5 साल के बाद एग्जाम होता था। सो व्हाट इज आईपीसीसी फॉर यू? वी हैड पीसीसी, एंड on that time articleship was 3.5 years. Are you understanding my point? That was the last batch. उसका 3 साल कर दिया उन्होंने, बुरा लगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब वो देखा मैंने, यार एज ए नॉर्मल पर्सन कोई भी थोड़ा एक्साइटेड होगा ना यार, 7-8 लाख रुपए का सोफा कैसा दिखता है? मतलब एक सिंपल क्वेश्चन, मतलब उस जमाने में नॉट रॉन्ग, शायद मेरे हिसाब से शायद हॉडा सिटी भी 8-9 लाख रुपए का आता होगा, समथिंग विच इज रियली बिग। तो मेरा एक सीनियर था, प्रतीक नाम है, तो मैंने बोला प्रतीक मेरे को इसका इनवॉइस देखा, क्लाइंट पे मैं रोज घूमता हूँ, किधर भी नहीं दिखा मेरे को, मेरे को ये देखने का है, क्या अपन सीएफओ से कभी पूछ सकते हैं ऐसा? 17-18 साल के बच्चे के लिए तो बहुत ही मुश्किल चीज हो गई है। आई कांट आस्क सीएफओ वेयर इज द सोफा, समझ रहे हो मेरा बात? It doesn't make sense. I hope you're understanding me. So normally after entire week is over, on a Friday evening there used to be a meeting जहाँ पर एक senior article या maybe अगर senior article नहीं है तो associate meets the respective person and उनसे discuss करते हैं क्या क्या pending points वगैरह है। और वो meeting ना बहुत boring होता है, उधर जाकर के आपको notes भी बनाने पड़ते हैं, समझ रहे हो क्या मेरा बात? तो मैंने प्रतीक को बोला मैं तेरे साथ उस मीटिंग में चलेगा, पूरा नोट्स बनाएगा, मेरा हैंडराइटिंग तुमको मालूम है। पहले उसने बोला तू, बोला नहीं मैं पक्का नोट्स बनाएगा, बस एक प्रॉमिस है, उसे क्वेश्चन पूछेगा, इनवॉइस देख लिया, पेमेंट हो गया, सब बराबर है, इनवॉइस है, पेमेंट है, मतलब ट्रांजैक्शन तो हुआ है, समझ रहे हो है किधर, समझ रहे हो? मेरे को बस ये जानने का है और कुछ नहीं, मतलब और कुछ भी नहीं है आइडियली,
गए मीटिंग करने के लिए. देयर इज ऑब्वियसली अ लॉट इन द एजेंडा. यू कांट राइट दिस इन द एजेंडा ऑब्वियसली. वेरी सोफा दैट कैन नॉट बी आस्क्ड. यू गेट माई पॉइंट. वेन देर बहुत सारा डिस्कशन हुआ. लाइक सामने वाला कोई एक जैसे क्रिकेट का फैन है तो नॉर्मली जो सीनियर आर्टिकल है वो भी शुरुआत करता है, डिड यू सी द लास्ट डेज मैच. मतलब शुरुआत हुआ, थोड़ा बहुत टाइम पास हुआ, फिर कोर एजेंडा पे डिस्कशन हुआ. उसने उस सोफा के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. व्हेन वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट डन, मेरे को मालूम है एजेंडा खत्म हो रहा है, मैंने प्रतीक को बाजू में पैर से मारा जोर से. सब ठीक है. उसने बहुत पोलाइट तरीके से पूछा, सर आई सॉ इन दिस ईयर्स एडिशन लिस्ट स्टैनली खरीदा क्या? मतलब सोफा बोलना बेइज्जती है. स्टैनली इज अ ब्रांड. डू यू गेट माय पॉइंट? बोला हाँ यार, अपना जो बाहर का एंटिटी है, अपना पेरेंट एंटिटी है, बहुत सारा डायरेक्टर्स वगैरह ट्रैवल करते रहता है, तो कुछ मीटिंग्स के लिए मंगा के रखा है. मैं बोल रहा है इससे आंसर किधर है? वेयर इज इट? डू यू गेट माई पॉइंट? मतलब तूने पूछा, उसने हाँ बोला, डू यू गेट माई, बट वेयर इज इट? बट ये बोलता है आई कांट गो बियॉन्ड दिस. आई आस्क्ड द क्वेश्चन, ही पोलाइटली आंसर्ड. Asking him a further question is basically putting an allegation. Are you understanding? So there is a, मैं आपको वही बोल रहा है, बहुत आसान लगता है, बहुत थिन लाइन है, आपको बहुत सोच समझ के कम्युनिकेट करना पड़ता है. 17-18 मेरा सीनियर आर्टिकल 20-21, सामने वाला आदमी 55. समझ रहा है मेरा बात आइडियली? मतलब मे भी उनके बच्चे का एज मेरे से ज्यादा रहेगा यार. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. आपको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा पोलाइट होना पड़ता है. यू शुड नो वॉट यू आर स्पीकिंग. Confidence is one thing, you know everything is one thing, but still there has to be a very tactfulness. आपको अच्छे से डील करना पड़ेगा. ये आंसर वो बाहर आ गया. I was disappointed. कोई फायदा नहीं है. कुछ नहीं हुआ. उसके बाद में एक 10-12 दिन के बाद में एक बार मीटिंग के लिए CFO ने वापस बुलाया. समझ रहे हो मेरा बात? हम गए. उस दिन जब हम उस केबिन में एंटर हुए, हमें कॉर्नर में एक रेड सोफा दिखा. जो फर्स्ट डे नहीं था. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? परचेस तो किया था, पेमेंट तो हुआ था, पर वो शायद वहां था नहीं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. इट वॉज बींग यूज्ड, मे बी यू कैन अज्यूम, फॉर पर्सनल पर्पसेस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. अब तेरे सामने वो है. क्या तुम्हारे हिसाब से फ्रॉड है? क्या तुम्हारे हिसाब से ये फ्रॉड है? क्या तुम्हारे हिसाब से फ्रॉड है? मतलब फ्रॉड है कि नहीं है? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, नहीं आएगा मेरे को मालूम है, अगर आए तो तुम्हारे हिसाब से फ्रॉड है या नहीं है? बोलो बोलो. तुमको मुझे बताना पड़ेगा, मुझे तो पता नहीं है. देखो, जब आपको फ्रॉड का जब आपको फ्रॉड का डेफिनेशन पढ़ाया जाएगा, वहां कैटेगरीज ऑफ फ्रॉड रहेंगे. वहां पे एक कैटेगरी में एक एग्जांपल है. अगर कंपनी के एसेट्स का इस्तेमाल पर्सनल पर्पस के लिए किया जाता है, देन इट इज अ फ्रॉड. इट इज अ क्लियर कट फ्रॉड एज पर द डेफिनेशन. द क्वेश्चन इज what can you do about it? What can you do about this? Tell me. See, theoretically तुमको एग्जाम में आया 100% आंसर फ्रॉड है, दिमाग में मत लगाओ. कौन से कैटेगरी में आएगा आगे जब हम पहुंचेंगे तुमको बोलेंगे भी, ये याद है क्या सोफा? तुमको याद आ जाएगा, टेंशन मत लो. बट मेरे को ये बताओ, तुम क्या कर सकता है, ये मेरे को बोलो. नहीं नहीं यार, तुम ऑडिटर है यार, योर फर्स्ट ईयर आर्टिकल, कुछ तो कर सकते हो यार मेरे हिसाब से. यार सोचो ना. बोलो बोलो, क्या करना चाहिए? सर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंडिपेंडेंट वो भी. हाँ, सोच लेना किसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हो. ठीक. अभी यहीं पर ना कभी कभी मैं आपको वापस वही समझा रहा हूं, जो अपना बुक्स बोल रहा है, जो सिनेरियोज है वो सब लॉजिकल है, बट यू मे एंड अप इन अ पोजीशन वेर यू रियली डोंट नो व्हाट टू रेफर. दिस इज अ सिचुएशन वेर यू रियली डोंट नो व्हाट टू रेफर. एंड मैं तुमको, ये तो एक सिचुएशन है, आगे जब कंपनीज एक्ट का प्रोविजन में आएगा फ्रॉड रिलेटेड, तो ऐसा ऐसा सिचुएशन हो सकता है
जो रियल लाइफ में काफी अलग होता है कंपेरेटिवली, एंड ये बहुत चैलेंजिंग होता है एक पर्सन के लिए। एक बात बताऊं तुमको मैं, इफ यू डोंट डू एनीथिंग, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज यू आर अवेयर दैट इट्स अ फ्रॉड। यू गेट माई पॉइंट? ये कहीं ना कहीं उस तरीके में आ जाएगा कि तुम्हें मालूम था पर तुमने कुछ नहीं किया। दैट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अगर बहुत टेक्निकल आदमी अगर हो जाए टेक्निकली, अगर तो ऐसा लगेगा यू आर अवेयर ऑफ इट, दैट मीन्स इफ यू आर नॉट रिपोर्टिंग दैट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ इट। यू गेट माई पॉइंट? बट प्रॉब्लम क्या, चेक कैसे करोगे इसको? सीसीटीवी कैमरा कि सोफा कब वापस अंदर आया होगा? यू मे थिंक, बट तुम सोचो कंपनी का सीईओ या सीएफओ है वो, सीसीटीवी कैमरा का कंट्रोल भी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, उसी ने इंस्टॉल करवाया होगा, मतलब रेस्पेक्टिव पर्सन से आइडियली। समझ रहे हो मेरा बात? और मे बी तुमको नहीं दिखा, कहीं और पड़ा होगा तो हाउ कैन यू बी श्योर ऑन वन आर्टिकल्स ऑब्जर्वेशन? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्या तुमने पहले उनको पूछा मेरे को अभी अभी चेक करने का है? क्या वो उस समय नहीं बता पाया तो आप बोल सकते थे कि भाई हमको ऐसा लगा, हमने ऐसा एक्शन लिया, ऐसा आउटकम आया, हमें लगा प्रॉब्लम है, वी कुड नॉट फाइंड सच एन एसेट इन द प्रीमाइसेस। You can write this as a statement. On this day, we had a conversation with Mr. A. This was the outcome. But when it is there in front of you, and if you did not do anything on that day, I don't think you can do anything right now. What you can do is sit on the sofa once, see how it feels, get out. Matlab, honestly, you should have acted on day one. I hope you are understanding what I'm saying. ये अब ये लिखा हुआ नहीं होता, जब इंसिडेंट हो रहा है तब आप एक्ट कीजिए। यू डोंट राइट स्टैंडर्ड्स लाइक दैट। दिस कैन नॉट बी टॉट। दिस इज समथिंग यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। दिस इज समथिंग मे बी ओनली योर सीनियर्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। बात समझ में आया क्या? जाने दीजिए, ऐसा बहुत सारा चीज होते रहेगा। अभी के लिए थोड़ा आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर क्लियर है क्या? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। एवरीवन यू हैव 2 minutes, शांति से नोटबुक निकालिए। स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। आई वॉन्ट आराम से 5 मिनट स्पेंड करके जो आपने लिखा है उसे अच्छे से रीड कीजिए। क्या आपको समझता है ये सोचिए। इफ देर इज अ डाउट आस्क मी, अदरवाइज वी विल प्रोसीड। जब आपको पढ़ने के लिए टाइम दिया जाए प्लीज उसको अच्छे से यूज करना, जेन्युइनली आपको आगे हेल्प करेगा। मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन और केयरफुली पढ़ना, एंड देन नोट नंबर 3 जो आपने लिखा होगा कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। वो नोट नंबर 3 का जो लैंग्वेज है वो बहुत एसेंशियल है। आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आएगा, आपको एग्जाम में ऑडिट का डेफिनेशन नहीं आएगा, बट 200 के हिसाब से एक स्टेटमेंट लिखवाया है, वो इंपॉर्टेंट है। और वो स्टेटमेंट कहां से बना है? मिस स्टेटमेंट के डेफिनेशन से बना है, एफआरएफ समझने के बाद बना है। अरे वही तो लिखा है यार, वो समझना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। जब रीड कर रहे हो तो पता होना चाहिए मेरा फोकस किधर ज्यादा होना चाहिए। इसलिए बार बार रिपीट भी करूंगा क्लास में, नोट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट था, इसी के लिए ऊपर का सब लिखवाया है।
Can we go next? Are you done reading or are you reading? पढ़े आगे? चलो अभी सुनो मेरा बात. इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव एंड मे बी वन और टू बेसिक टर्म्स, ये अभी तक खत्म हो गया है. अब हम यहां से ऑडिट रिपोर्टिंग का टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं. मतलब वी आर एंटरिंग टूवर्ड्स 700 सीरीज. मतलब अब हम टेक्निकली स्टैंडर्ड शुरू करेंगे. समझ रहे हो मेरा बात? अभी तक कोई स्टैंडर्ड आपको पढ़ाया नहीं है, अब हम स्टैंडर्ड्स शुरू करने वाले हैं. आज सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा रिपोर्टिंग सीरीज के बारे में, और कल से एक्चुअली में पहला स्टैंडर्ड शुरू होगा. ठीक है, वापस से 700 सीरीज मतलब कौन सा पार्ट हो गया? रिपोर्टिंग. मतलब इसके पहले ऑडिट प्लानिंग हो जाना चाहिए था, ऑडिट का एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए था, उसके बाद में आप कहां पर आते हो? रिपोर्टिंग पे. बट सर आप ऐसा बोल रहे हो, हम मान रहे हैं कि भाई रिपोर्टिंग पता होना चाहिए वरना प्लानिंग नहीं हो सकता है. आप ऐसा बोल रहे हो इसलिए हम अज्यूम करके चल रहे हैं. इज दैट क्लियर टू यू? इन रिपोर्टिंग सीरीज कुछ साल पहले एक चेंज आया. आपका ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट को रिवाइज किया गया. तो नाउ देयर इज अ रिवाइज फॉर्मेट. So there was a old audit report format. Now it is a revised audit report format. पहली बात तो ये. जब ऐसा रिवीजन आता है ना, तो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उनके आगे एक वर्ड नॉर्मली ऐड हो जाता है. अगर सेम स्टैंडर्ड कंटिन्यू हुआ है तो 700 स्टैंडर्ड था, उसके आगे वर्ड आ गया रिवाइज्ड. क्या आ गया? वर्ड रिवाइज्ड. यू नो सी ये वर्ड 700 और बाजू में लिखा है रिवाइज्ड. 705 रिवाइज्ड, 706 रिवाइज्ड. एक नया स्टैंडर्ड भी आ गया डायरेक्टली. कौन सा वाला? ऐसे 701. हमारे सिलेबस में ओल्ड फॉर्मेट है या रिवाइज फॉर्मेट है? रिवाइज्ड ऑब्वियसली, कंफर्म. मतलब हमारे सिलेबस में चारों के चारों स्टैंडर्ड्स हैं. इसके आगे 710 भी है, 720 भी है, वो नहीं पढ़ेंगे. रिपोर्टिंग में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए ना, ये चार स्टैंडर्ड चाहिए. 700, 701, 705, 7. इसमें ना ये वाला भी अभी नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि आई नो ये नया वाला पार्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा. सिर्फ अच्छा ओवरव्यू इन तीन स्टैंडर्ड से मिल जाएगा. मतलब अभी जब हम फर्स्ट राउंड में रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, जब हम ऑडिट रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तब हमें फोकस क्या करना है? 700 पे, 705 पे एंड 706 पे. सर एक बात बताओ, तो हमको ये ओल्ड फॉर्मेट को भूल जाना चाहिए, सीधा नया से शुरुआत करना चाहिए? आई एम आस्किंग यू, क्या करना चाहिए बोलो? देखो तुम्हारे सिलेबस में एप्लीकेबल तो यही है. शुड वी रीड दिस और शुड वी जस्ट, तुम बोलो तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता है? ओल्ड पढ़ना है या डायरेक्टली रिवाइज शुरू करना है? तुम जैसा हो, तुम्हारे सिलेबस में रिवाइज दिए. ओल्ड पढ़ने का है? अच्छा ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, टेंशन मत लो. समझ रहे हो मेरा बात? ओल्ड पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, मेरे पास है, तुम्हारे पास. सी प्रॉब्लम समझो यार, अगर ओल्ड नहीं पढ़ा है ना, कुछ कुछ जो रिवाइज में हुआ है ना वो समझेगा ही नहीं. और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा ऑन अ सिचुएशन, हाउ इट वाज एंड हाउ इट इज, तो एमसीक्यू आंसर नहीं कर पाओगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट माय पॉइंट इज. अगर मेरे को ओल्ड फॉर्मेट नहीं समझेगा तो रिवीजन में क्या बदलाव आया, क्यों बदलाव आया, वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मुश्किल है यार. इसीलिए हम दोनों पढ़ेंगे. हाँ मैं एग्री करता हूं, ओल्ड में आपको मैं इतना परेशान नहीं करूंगा. आई विल नॉट स्ट्रेच इट अननेसेसरीली, जस्ट गिव यू अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग जितना बहुत रेलेवेंट है. उसके बाद इमीडिएटली शिफ्ट कर लूंगा कहां पर? रिवाइज पे डायरेक्टली. पर हम दोनों पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर टू यू? नोटबुक्स में जाइए, गिव एन नेक्स्ट हेडिंग. फ्रेश पेज प्रेफरेबली. तुमको पसंद है अगर तो, मतलब डोंट वेस्ट, अदरवाइज इट्स फाइन. टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन. टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन.
टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, ये पहला हेडिंग है तुम्हारा, स्टैंडर्ड का नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखवाया है, सिर्फ नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, क्या आपने सुना है कि ऑडिट ओपिनियन के टाइप्स होते हैं? सुना तो होगा यार, किसी ने तो सुना होगा यार। इफ यस, हाउ मेनी टाइप्स? या 4? अच्छा, ओके, कोई 2 बोल रहे हैं, एनीवन एल्स? 2 ही टाइप्स, 4? हाँ, ये ग्रेजुएशन करके आया ना, थर्ड ईयर बीकॉम ना, मतलब ऑलमोस्ट देयर। एग्जाम लिख दिया कि बाकी है? बाकी है, ठीक है, जज नहीं करेंगे। बता 4 ओपिनियन। मेरे को वो बीकॉम वाला आंसर ही जानना था बेसिकली, इंटरेस्ट ही उधर था मेरे को, समझ रहे मेरा बात? कौन कौन से 4 थे? क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, बाकी 2 याद नहीं है, पर 4 थे सर, कंफर्म है ना? ठीक है। एडवर्स, अच्छा तू सपोर्ट कर रही है उसको, एडवर्स, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स, और कोई और? डिस्क्लेमर, अच्छा सुने क्या ऐसा? क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है ओपिनियन 4 होते हैं। देखो, टेक्निकली 2 ही होते हैं, समझो मेरा बात। तुम जो वर्ड्स बोल रहे हो वो गलत नहीं है, बट एज पर स्टैंडर्ड इफ यू गो, देयर आर ओनली 2 टाइप्स। नोटबुक, टाइप्स को 2 पार्ट में डिवाइड करो, डिवाइड देम इन 2 पार्ट्स। पहला वाला अनमॉडिफाइड ओपिनियन, दूसरा वाला मॉडिफाइड ओपिनियन। पहला वाला अनमॉडिफाइड ओपिनियन, दूसरा वाला मॉडिफाइड ओपिनियन। पहला अनमॉडिफाइड, दूसरा मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड और दूसरा मॉडिफाइड। अंडर मॉडिफाइड, वापस से बोल रहा हूं, अंडर मॉडिफाइड 3 चीजें आएगी, 2 पार्ट में डिवाइड किया होगा, अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड। मॉडिफाइड के नीचे 3 चीजें आएगी। नंबर 1 क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड, दूसरा एडवर्स, एंड तीसरा डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। अब ये जो अनमॉडिफाइड लिखा है ना, इसके नीचे लिखो, आई होप तुम गलत नहीं लिख रहे हो, ये तीनों मॉडिफाइड के नीचे लिखा है ना, पक्का ना? ठीक है। अंडर अनमॉडिफाइड राइट डाउन, इट इज ऑल्सो नोन एज, अंडर अनमॉडिफाइड राइट डाउन, it is also known as clean report, or unqualified opinion, clean report or unqualified opinion। देखो सर, ओपिनियन तो 2 ही है, वर्ड्स 4 रेलेवेंट है। एक है अनमॉडिफाइड, उसको ही हम क्या बोलने वाले हैं? अनक्वालिफाइड बोलने वाले हैं। उसको ही हम क्या बोलने वाले हैं? क्लीन। क्यों बताऊंगा, डोंट वरी। फिर सर मॉडिफाइड, उसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास में, कौन कौन सा? क्वालिफाइड भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है, डिस्क्लेम। ये जो आपने मॉडिफाइड ओपिनियन लिखा है ना, इसके बाजू में लिखो रेफर SA 705। मॉडिफाइड के ब्रैकेट्स में लिखो रेफर SA 705, रेफर SA 705। ये मॉडिफाइड तो आपको पूरा का पूरा डिटेल में 705 में सिखाएंगे। देखो सीक्वेंस क्या रहेगा, कल पहले आपको इन दोनों वर्ड्स के अंदर प्राइमा फेशियल डिफरेंस क्या है वो बताएंगे। इट विल टेक टाइम, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां डेवलप होगा। फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बताएंगे, आई थिंक उसके अंदर 2 लेक्चर लगेगा।
ओल्ड फॉर्मेट पे जाने का है, रिवाइज पे जाने का है, डिफरेंस समझने का है। समझा क्या मेरा बात? वो फॉर्मेट समझेगा। उसके बाद में 705 पे जाएंगे कि कब क्वालिफाइड आएगा, कब एडवर्स आएगा और कब डिस्क्लेमर आएगा। ये ट्राई करेंगे। तुमको समझेगा क्यों बोला मैंने सर? ये ट्राई करेंगे क्योंकि ये समझ गया ऑलरेडी खत्म हो गया ना, क्योंकि बॉटम लाइन तो यही देने का है। वंस दिस इज डन इट्स ओवर। आफ्टर दिस देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज 706। 2 पैराग्राफ से वहां जाएंगे, पर वो अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट हो गया, उसमें मुझे स्ट्रेस नहीं है। अगले 2 स्टैंडर्ड्स बहुत इंटरकनेक्टेड है, 700 705। थोड़ा सिंसियर रहना पड़ेगा। अगर अगला 3 लेक्चर या 4 लेक्चर आपको समझ में आ गया, उसके बाद में चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। आई मीन दैट उसके बाद में ऐसा लगेगा अब ठीक है फॉर सम टाइम, ऑब्वियसली। देन अगेन 300 सीरीज विल कम। ये डिजाइन ही वैसे की है, मेरे को मालूम है कि थोड़ा पहले जंप आना चाहिए तो आदमी सीरियस हो जाए, फिर आसान आया तो वो वापस 300 लेके आऊंगा प्लानिंग, तो स्ट्रेस बढ़ेगा। Once planning is over, we go back to execution. It will become easy once again, and then almost standards will be over. मतलब तब आपको एक पॉइंट के बाद में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा लगेगा कि ये सीमलेस है, बिकॉज डे 1 से जो था वो सब इतना कनेक्टेड रहेगा कि आपको कुछ भी नया लगने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। Are you understanding that? We're going to stop here today. Tomorrow we'll start with the difference first. Are we good? Thank you guys. Have a great day. Enjoy. आज मैं आपको 4 मिनट पहले छोड़ रहा हूं। एक दिन बदला लूंगा वापस, नहीं 4 है, 126 है मेरे टाइम के हिसाब से, मैं वापस वसूल कर लेगा 4 मिनट।